नमस्कार जी, मैं अब शुरू कर रहा हूँ। अभी शुरू करने से पहले मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि वर्नल इक्विनॉक्स समझ में नहीं आया है। देखो ये ज़ोडिएक हमारा 360 डिग्री का होता है, ओके? तो ये ज़ोडिएक हमारा 360 डिग्री का है और हम कहते हैं कि ये प्लैनेट 50 डिग्री पर है, मरक्यूरी 70 डिग्री पर है, सैटर्न 210 डिग्री पर है। पर ये 210 डिग्री या डिग्री हम नाप रहे हैं तो किसी पॉइंट के रेफरेंस से नापेंगे ना, तो किस पॉइंट से हम नाप रहे हैं उस रेफरेंस पॉइंट को वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्नल इक्विनॉक्स कौन सा पॉइंट है? जो सूर्य का पथ है, जब हम सुबह को उठते हैं कि सूर्य में ईस्ट से निकलता हुआ दिखाई देता है ना, फिर साउथ से होते हुए वेस्ट में छुप जाता है, तो उसको सूर्य पथ कहते हैं। ठीक है, या एक्लिप्टिक कहते हैं या सूर्य का पथ कहते हैं। और फिर हमारे जो इक्वेटर्स हैं, तो आप ये देखो ये सूर्य है, ये पृथ्वी, या तो इसको एस्ट्रोलॉजी के टर्म में बात करो तो ये धरती हो गई। ये काला वाला चक्कर दिख रहा है आपको, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है? यस सर, ये सूर्य है। ये सूर्य का पथ है। हाँ। ओके, ये और ये ऊपर से ये हमारे क्या है, ये इक्वेटर है। ज्योग्राफी अगर पढ़ी हो तो आपको पता है ये इक्वेटर्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये सूर्य का पथ है, ये नीचे इक्वेटर को काट रहा है ना इस वाले पॉइंट पे, हाँ। और ऊपर भी काट रहा है। हाँ। तो इस पॉइंट को जो कट कर रहा है इसको वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। तो सूर्य का पथ इक्वेटर को साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हुए जिस पॉइंट पे काटता है, उस बिंदु को वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। तो ये वर्नल इक्विनॉक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई? हाँ सर, इसका यूज क्या होगा सर? अब इसका यूज ये है कि हम कहते हैं कि चंद्रमा 30 डिग्री पर है, तो 30 डिग्री कहीं से नापोगे ना, तो इस वर्नल इक्विनॉक्स से वो 30 डिग्री पर है। ओके, कोई भी प्लेनेट की बात कर रहे हैं ऑल द प्लैनेट्स का रेफरेंस पॉइंट जो है ये है। वर्नल इक्विनॉक्स से वो कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है तो यहाँ पे हुआ ना। ठीक है ना, तो ये 0 डिग्री 30 डिग्री इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो 90, ये क्या 180 डिग्री आ गया। हाँ, तो सर इसका मतलब है जितने भी हम लोग नक्षत्र वगैरह की डिग्री देखते हैं वो उसका रेफरेंस पॉइंट यही होता है। यस यस, वर्नल इक्विनॉक्स का पॉइंट का ये है कि जो हम कोई भी प्लैनेट की डिग्री नाप रहे हैं वो कौन से पॉइंट से नाप रहे हैं, वो वर्नल इक्विनॉक्स से नाप रहे हैं। चाहे सर कोई प्लेनेट हो, कोई नक्षत्र हो, कोई राशि हो, किसी का भी हो, कुछ भी हो। सब कुछ यहीं से नापा जाएगा। अच्छा सर, वही जो हम लोग बोलते हैं कि अगर 42 डिग्री का मरकरी है टॉरस में, तो वो हाँ, तो 42 वो डिग्री। वर्नल इक्विनॉक्स से 42 डिग्री पर है। ओके सर, नाउ इट्स क्लियर सर। है ना? भाई कोई पॉइंट तो होगा जब इसे नापेंगे, नहीं तो हाँ, कहाँ से नाप रहे हैं? कोई रेफरेंस पॉइंट तो होगा। हाँ। हाँ, तो यही वर्नल इक्विनॉक्स जो है हर साल थोड़ा सा खिसक जाता है 51 सेकंड। तो इसके खिसकने को कहते हैं प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स। तो हर साल ये खिसकता रहता है, तो इसको हम कहते हैं प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स। और जितना अब तक ये खिसका है 291 साल एडी से लेके आज तक, जितने साल है 51 सेकंड से मल्टीप्लाई करो तो उसको हम क्या कहते हैं? आयनांश। ओके, ठीक है, नाउ इट इज क्लियर टू यू ना? यस। लास्ट टाइम हमने ये चार्ट डिस्कस किया था और आप लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ गए थे। इसको कहते हैं साइन नक्षत्र चार्ट। अब एरीज के अंदर देखो कितने नक्षत्र हैं? अश्वनी, भरणी, कृतिका। ओके, अश्वनी का नक्षत्र 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक है, कोई प्रॉब्लम? अब क्या होता है, हमने क्या बोला, हम हर नक्षत्र को केपी के अंदर 9 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। तो अश्वनी के कितने पार्ट हो जाएंगे? शनि के 4 चरण आ जाएंगे। चरण कहां से आ गए? केपी, 4 13 की बात कर रहा हूं ना। अश्वनी को 9 भागों में बांटा ना हमने, तो अश्वनी के 9 भाग हो गए ना। यस सर। ठीक है, अश्वनी के 9 सब हो गए। भरनी के फिर कितने सब हो गए? 9। और कृतिका का 3 डिग्री 20 मिनट है, इसका भी जितने हिस्से आएंगे आएंगे बाकी। तो
इसके अंदर कितने हो गए 9 + 9 18 प्लस कृतिका के डिवीजन, तो इसमें मिला के करीब 20-22 डिवीजन हो गए ना एरीज के अंदर। यस सर, इस चीज को हम समझ गए। यस सर। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं 1 to 249 टेबल। ओके, 20 डिवीजन हुए, मैं समझी नहीं। देखो अश्वनी जो नक्षत्र है इसके अंदर हमने कहा था सब लॉर्ड के लिए हम हर नक्षत्र को 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो अश्वनी को हमने बताया था ना, अश्वनी क्योंकि केतु का नक्षत्र है तो पहला डिवीजन केतु का हो गया, अगला शुक्र का हो गया, जो विषुवंतरी दशा में क्रम होता है उस क्रम में 9 के 9 डिवीजन हो जाते हैं ना। हाँ सेम वे भरनी के 9 डिवीजन होंगे ना। हाँ और सर। भरनी में पहला डिवीजन शुक्र का हो जाएगा। यस। और कृतिका के भी 9 डिवीजन होंगे, पर कृतिका थोड़ा सा इधर आ रहा है, थोड़ा टॉरस में चला गया। तो इसी टेबल से हम लोग एक बनाते हैं 1 से 249 टेबल, विच इज वेरी वाइडली यूज्ड इन कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी। इस और स्पेशली जो प्रश्न कुंडली होती है जिसको होरारी कहते हैं, होरारी के अंदर उसका बहुत ज्यादा यूज है। ओके सर। ये कैसे बनती है थोड़ा सा आज हम इसको समझेंगे। इसके लिए मुझे आपको 1 to 249 टेबल खोल के दिखानी पड़ेगी। देखो इसको समझो। केपी टेबल की हम बात कर रहे हैं। इस टेबल का नाम कहलाता है 1 to 249 होरारी टेबल। दिस टेबल आई हैव गिवन इन द पीडीएफ फाइल दैट आई हैव ऑलरेडी सेंड टू यू। अब आप मुझे बताइए कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। हमने हर नक्षत्र को कितने हिस्से में डिवाइड किया है केपी के अंदर? 9 डिवीजन में। ओके, तो टोटल जो 27 नक्षत्र हैं इसको हमने 9 डिवीजन में डिवाइड किया, तो टोटल नक्षत्रों के कितने सब डिवीजन हो गए? 27 into 9 = 243 ना जी। ओके, तो टोटल 27 नक्षत्र के हर नक्षत्र के 9 सब डिवीजन है। टोटल सब डिवीजन हो गए 27 into 9 = 243। उसके बाद क्या होता है 6 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब लॉर्ड 2 राशियों में स्प्लिट हो जाता है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। जैसे कि कृतिका का नक्षत्र है, कृतिका का नक्षत्र आपने देखा 2 राशियों में स्प्लिट हो जाता है ना। 3 डिग्री 20 मिनट तो चला जाता है मेष राशि में और 10 डिग्री चला जाता है टॉरस में। ओके, यस सर। यहां पर देखो ये एरीज का साइन दिख रहा है आपको। अश्वनी भरनी कृतिका का नक्षत्र शुरू हुआ, कृतिका का नक्षत्र थोड़ा सा तो एरीज साइन में चला गया, थोड़ा टॉरस में जा रहा है ना। यस सर। तो कहना ही से है कि कृतिका का नक्षत्र स्प्लिट हो गया 2 राशियों में। यस सर। जी सर। सेम वे सब लॉर्ड जो होता है वो भी 2 राशियों में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा एक राशि में चला जाता है, थोड़ा दूसरी राशि में, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। पर ये एनालॉजी आप समझ गए ना कि नक्षत्र जैसे 2 राशियों में डिवाइड हो जाता है, ऐसे कुछ केसेस में सब लॉर्ड भी डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे 6 केसेस हैं। तो 6 केसेस के अंदर जैसे कि एरीज का साइन है, इसके अंदर सूर्य के नक्षत्र में मतलब कृतिका के नक्षत्र के जो हम 9 डिवीजन करते हैं उस 9 डिविजन्स में राहु का सब थोड़ा सा एरीज में चला जाता है और थोड़ा जो है वृषभ में चला जाता है। उसी तरीके से सैगिटेरियस के अंदर भी
एरीज, लियो, सैगिटेरियस के अंदर ये तीनों मतलब 3 इंस्टेंस ऐसे हैं जिसमें कि सब लॉर्ड टूट जाता है, और तीनों केसेस में सूर्य के नक्षत्र का और राहु का सब लॉर्ड टूटता है। सेम वे मिथुन, लिब्रा और एक्वेरियस के अंदर भी जुपिटर के नक्षत्र का और मून के सब का साइन भी स्प्लिट हो जाता है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस में। इसको मैं आगे चार्ट में देखोगे तो आपको पता लगेगा। तो व्हाट वी कैन से 27 इंटू 9 इजकल टू 243, तो टोटल सब डिविजन हो गए। देयर आर 6 इंस्टेंसेस वेयर the sublord of one particular nakshatra lord is splitted between 2 sign. So adding those 6 into 249, 43, there are 249 divisions of total 27 nakshatras. इस टेबल जो हमारी बन के आती है इसको हम कहते हैं 1 to 249 टेबल। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल आप देखो, केपी टेबल फॉर 1 to 249 हो रहा टेबल। इस टेबल में देखो सबसे पहले क्या लिखा है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे 27 में 249 सब डिवीजन हुए टोटल। तो ये जो नंबर है ये रनिंग नंबर में चलता रहता है 1 2 3। तो एरीज के अंदर कितने नंबर आए, 22। 22 के बाद जो 23rd नंबर है वो टॉरस में पड़ेगा, फिर टॉरस में 21 चलेंगे, ये 42 43 तक, फिर अगला नंबर जेमिनी से शुरू हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा पूरे अक्रॉस द ऑल 12 साइंस। तो टोटल 249 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये जो सीरियल नंबर है इसको हम सीड नंबर कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम सीड नंबर। ओके, तो अब ये यूनिक कॉम्बिनेशन है। अब आप इस कॉलम में देखो, पहला नंबर है, इसको मैंने कह दिया इसको सीड नंबर है। ये जो टेबल बन के आई है ये एरीज के लिए है। तो यहाँ साइन क्या लिखा है, एरीज। इसमें देखो फ्रॉम डिग्री, 2 डिग्री, देन साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। अब ये टेबल कैसे बनी है इसको समझ लीजिए। एरीज साइन है तो सब जगह एरीज एरीज लिखा हुआ आ रहा है। अब आप इस वाले कॉलम में देखो साइन लॉर्ड, एरीज का लॉर्ड कौन है, मार्स। मार्स। बहुत कम आवाज आ रही है। हाँ अब बोलिए जरा। मार्स 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 मंगल। ठीक है। अब मार्स के अंदर कौन सा नक्षत्र होता है, एरीज के अंदर पहला नक्षत्र कौन सा होता है, केतु। वेरी गुड सही बोला। तो आप ये देखिए मार्स के आगे स्टार लॉर्ड केतु लिखा हुआ है, क्योंकि एरीज जो शुरू होता है शुरू में 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु चलेगा ना। यस सर। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी। पर यहाँ पे देखो, ओके आप ये देखो 1 से लेके 9 लाइन तक सब जगह केतु 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 लिखा हुआ है। तो ये है स्टार लॉर्ड, और सबसे लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है सब लॉर्ड। तो हमने क्या ब्रेक किया है, साइन लॉर्ड के बाद स्टार के लॉर्ड के बाद सब लॉर्ड। एक नक्षत्र के कितने सब लॉर्ड होंगे, 9। एक्सीलेंट। तो आप देखोगे 9 लाइन्स तक आप देखोगे केतु 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 लिखा हुआ है। और केतु का सबसे पहला जो डिवीजन होगा सब लॉर्ड कौन होगा, केतु के पहले डिवीजन का सब लॉर्ड कौन होगा, केतु। एक्सीलेंट। फिर केतु के बाद अगला नंबर किसका आएगा, वेनस। क्योंकि ये क्रम क्या है, ये वही क्रम है जो कि विषुवंतरी दशा में। ओके, तो पहली 9 लाइन देखो, पहली 9 लाइन में केतु का पहला सब डिवीजन या सब लॉर्ड केतु। प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट एवरीबॉडी। देखो मैं बार बार म्यूट करूंगा, मेरा टाइम भी खराब होगा और मेरी कंसंट्रेशन लूज होती है। ओके, यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। केतु है, केतु के बाद फिर वीनस आया, सन आया, मून आया, मार्स आया, राहु आया, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। ये 9 पार्ट खत्म हो गए। अब केतु के बाद कौन सा नक्षत्र चालू हो जाएगा, वीनस। तो वीनस, ठीक है, वीनस, यस।
और वीनस में पहले डिवीजन का लॉर्ड कौन बन के बैठेगा? Venus, Venus. तो आप ये देखो 10वीं लाइन में वीनस लिखा है, उसके बाद फिर अगेन इन द सीक्वेंस नंबर ऑफ द विषुवंतरी दशा, तो सन, मून, मार्स, राहु तक चलते रहे। और आप देखो जुपिटर, सैटर्न, मरकरी तक चला। तो आप ये देखो 18 लाइन तक हमारे केतु और वीनस के नक्षत्र खत्म हो गए। उसके बाद 19वीं लाइन में सन शुरू हो गया। अब सन के लिए कितनी जगह बची है? जब हमारा केतु और वीनस का नक्षत्र खत्म हो गया तो इसने 30 डिग्री में कितनी जगह ऑक्यूपाई कर ली? 26 डिग्री 40 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट तो केतु ले गया, 13 डिग्री 20 मिनट वीनस ले गया। तो 3 डिग्री 20 मिनट। हाँ जी, 3 डिग्री 20 मिनट। तो एरीज साइन के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट केतु ले गया, 13 डिग्री 20 मिनट वीनस ले गया। तो 26 डिग्री 40 मिनट ये दोनों नक्षत्र मिलके ले गए। अब हमारा जो कृत्तिका नक्षत्र है उसके लिए 3 डिग्री 20 मिनट बचे हैं। तो 3 डिग्री 20 मिनट में 9 के 9 सब लॉर्ड तो नहीं आ पाएंगे ना। तो क्या हुआ? पहला सब लॉर्ड मून आया, मार्स आया, राहु आया। तो इतनी चीज क्लियर हो गई हमको। जी सर। कोई है जो बोले कि मुझे नहीं है क्लियर? सर एक बार आप फिर से एक बार और क्लियर कर सर दीजिए। दोबारा से रिपीट कर दीजिए सर। यस सर। तो आप मुझे ये बताओ कि एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25। नहीं, नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र सवा दो। और सवा दो। एक नक्षत्र के कितने सब लॉर्ड होते हैं? एक नक्षत्र 9। 9। ठीक है, 9. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 9 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो पहली 9 लाइन देखो, 9 लाइन, इसके अंदर साइन लॉर्ड एरीज का मार्स लिखा हुआ है सब जगह। जी। स्टार लॉर्ड 9 बार केतु केतु लिखा हुआ है। और पहली लाइन में केतु का पहला सब लॉर्ड केतु हो गया। दूसरा सब लॉर्ड कौन हुआ? वीनस। फिर सन का नंबर आया, फिर मून का, फिर मार्स का, फिर राहु का, फिर राहु का, जुपिटर का, जुपिटर, फिर सैटर्न का, सैटर्न। फिर मरकरी। तो ये 9 लाइन मेरी कंप्लीट हो गई ना। तो हर 9 लाइन में यूनिक कॉम्बिनेशन क्या है? राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। क्लियर हो गया? जी। तो सीड नंबर 1 अगर मैं बोलूं तो सीड नंबर 1 का यूनिक नंबर क्या है? मार्स केतु केतु। और लाइन नंबर 6 का यूनिक नंबर क्या है? मार्स केतु राहु। ओके। और 9 में क्या कॉम्बिनेशन बना? मार्स केतु और मरकरी। मार्स केतु मरकरी। ठीक है। अब 9 के बाद कंप्लीट हो गया। अब किसका कौन सा नक्षत्र आएगा उसके बाद? ये वीनस। भरणी नक्षत्र। तो ऐसी हमें वीनस का सब लॉर्ड वीनस बनेगा। वीना जी, ओके। और वीनस के बाद किसका नंबर आएगा वीनस के अंदर? जी सर। यस सर। सन का आएगा, फिर मून का। तो ऐसी 9 लाइन चलेंगी ना वीनस की भी। वीनस के भी 9 सब लॉर्ड है ना, तो 9 लाइन चलेंगी इसकी। तो 18 की नंबर की लाइन तक मार्स में वीनस चलता रहा। ओके। और भाई अपने को म्यूट रखिए, फिर मैं कंपलसरी सब लोगों को म्यूट कर दूंगा, कोई नहीं बोल पाएगा। ओके। फिर मैं क्या करूंगा, सबको यहाँ से म्यूट कर दूंगा और मैं आऊंगा, पढ़ा पढ़ू के चला जाऊंगा। मुझे फिर कोई मतलब नहीं है किसी के कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई जस्ट वांट टू कीप द सेशन इंटरेक्टिव। मैं किसी को म्यूट नहीं करता हूँ, पर आपको उसमें डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि आप अपने को क्वेश्चन पूछ के म्यूट कर दो। ओके। अगर आपके घर में शोर होएगा तो दूसरे लोग पढ़ नहीं पाएंगे, नुकसान आपकी वजह से दूसरे लोगों को होगा। ओके। और मैं बार बार म्यूट करूंगा तो मेरी कंसंट्रेशन लूज होती है। अभी भी किसी ने म्यूट नहीं करा अपने को। अभी मैं देख के टोकूं क्या? अभी मैं देख के बोलूं क्या कौन म्यूट नहीं है? दिस इज नॉट गुड। देखो आप लोग बहुत एक्सपीरियंस सीनियर लोग हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लीजिए, और कोई बात नहीं है। अब ये किसका है? Vivo 1726। ये किसका है नाम? तो धर्मेंद्र जी और हीरालाल जी का म्यूट नहीं है।
ये Vivo 1726 कौन है? ये अनम्यूट पड़ा हुआ है। ठीक है, अपने को सब लोग म्यूट करो, डोंट वेस्ट टाइम ऑफ अदर पर्सन्स। अब इसमें बहुत थोड़ा सा मुझे और एक्सप्लेन करना है, देन आई विल मूव अहेड। अब एरीज के अंदर जो मार्स के अंदर केतु का जो नक्षत्र है वो देखो, एरीज साइन 0 डिग्री से शुरू होगी और मार्स में केतु के नक्षत्र का साइज कितना था? केतु का सब कितना बड़ा था? 46 मिनट 40 सेकंड था ना। आप ये देखो केतु का जो सब लॉर्ड है इसका साइज कितना है? 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड। ओके, वीनस का कितना है? 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड। सन का है 0 डिग्री 40 मिनट। मून का है 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड। ओके, तो हम क्या होगा? अभी भी कोई है जो अनम्यूट है? सर विमी लालवानी अनम्यूटेड है। अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अपने को सब लोग म्यूट रख लीजिए। पर मेरे यहाँ से आवाज नहीं आती, मैं अलग कमरे में ही हूँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, पहली लाइन के अंदर एरीज के अंदर सबसे पहले मार्स के अंदर केतु का सब चलेगा और खत्म होगा। तो केतु कहां पर खत्म होगा? 0 डिग्री पे शुरू हुआ तो खत्म कहां पे होगा? केतु का सब लॉर्ड का साइज कितना देखा अभी हमने? 46 मिनट और 40 सेकंड। ओके, तो केतु का नक्षत्र 0 डिग्री पे शुरू हुआ और 46 मिनट 40 सेकंड तक गया। उसके बाद फिर 40 मिनट। हाँ, मैं एक पूछना चाहता हूँ कि हाँ। ये आप जो 0 डिग्री 64 और 46 मिनट बोल रहे हैं ना, हाँ, तो हमारे यहाँ इसको 0 अंश 46 कला और वी कला बोलते हैं। ये तो हिंदी में बोलते हैं बहुत, सब ये तो हर लैंग्वेज में अलग अलग बोलेंगे। मैं उस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ जिसमें ज्यादातर लोग समझते हैं। ओके, अंश भी बोलते हैं। आपकी बात धर्मेंद्र जी बिल्कुल ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट अब हिंदी में बोलेंगे तो अंश बोलेंगे, कला बोलेंगे, वी कला। बट हियर मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा। ओके सर, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट डिग्री। ओके, बट अंश और डिग्री एक ही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ओके, ठीक है, तो 0 डिग्री। अच्छा, यहाँ केतु खत्म हो गया, तो अब उसके बाद वीनस का सब लॉर्ड कहां से शुरू होगा? 46 मिनट 40 सेकंड से, और इसका साइज है 2 डिग्री 13 मिनट। तो 46 में ये हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ गया? ये 3 डिग्री तक वीनस जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा 3 डिग्री से सन शुरू होगा। सन का साइज है 40 मिनट, तो 3 डिग्री से 3 डिग्री 40 मिनट तक सूर्य गया। 3 डिग्री 40 मिनट से तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग पोजीशन पे जो भी सब लॉर्ड है उसका साइज जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे? 9th लाइन तक पूरे हमारे 13 डिग्री 20 मिनट तक सारे के सारे सब लॉर्ड को स्पेस एलोकेशन हो जाएगा ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। और जब मर्क्यूरी का 13 डिग्री 20 मिनट खत्म हो गए तो उसके बाद क्या हुआ? 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होगा वीनस, और वीनस में मैं क्या करूंगा? 46 मिनट 20 सेकंड जोड़ दूंगा। तो 15 13 से 20 तक हमारा वीनस का सब चलेगा, फिर सन चलेगा। तो इस तरीके से हमारा वीनस को एलोकेशन हो जाएगा। और 18th लाइन पे जब मेरा वीनस का नक्षत्र खत्म होगा तो कितना एरिया एलोकेट हो चुका है? 26 डिग्री 40 मिनट। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। अब यस सर। 19th लाइन में जब सन चालू हुआ तो अगेन सन के अंदर सन का एरिया कितना है? तो 26-40 से लेके 17-20 तक सन चलेगा। 17-20 से 28-26 तक मून चलेगा। 28-26 से 29 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड तक मार्स चलेगा।
अब आप देखो, अब आप एक लोग चीज देखिए, एरीज के अंदर हमारा कितना स्पेस एलोकेट हो गया है, 29 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड तक का हो गया ना मार्स को। तो अब हमारे पास एरीज में कितनी जगह बची हुई है, 1 डिग्री से भी कम बचा है ना। हाँ सर। 21वीं लाइन के बाद हमने मार्स 47 मिनट बचे हुए हैं। तो हमारे पास बहुत कम जगह बची है, और राहु का जो साइज है सब लॉर्ड का 2 डिग्री है। ओके, हाँ सर, हाँ तो सर। राहु पूरा मेरा नहीं आ पाएगा ना इसमें, नहीं आ पाएगा। तो राहु का थोड़ा एरिया इसके अंदर एलोकेट हो गया, और जो रिमेनिंग है वो टूट के कहाँ चला गया है, टॉरस में। टॉरस में। तो आप ये देखो 41 लाइन समझो, सॉरी 22वीं नंबर की जो लाइन है या सीड नंबर है, इसके अंदर मार्स की राशि में सन के नक्षत्र में राहु का सब लॉर्ड को इतना स्पेस मिला, और रिमेनिंग कहाँ चला गया, रिमेनिंग कहाँ चला जाएगा, अगली राशि में ना। यस सर। तो अगली राशि कौन सी आएगी, टॉरस। टॉरस। वेरी गुड। और टॉरस में कृतिका का ही नक्षत्र चलेगा ना कंटिन्यूटी में। यस सर। तो वीनस के अंदर सन के अंदर राहु का जो रिमेनिंग हिस्सा है देखो 0 डिग्री से 1 13 तक चला गया। तो हमने क्या देखा, राहु का जो सब लॉर्ड है वो स्प्लिट हो गया मेष में और वृषभ में। ओके, तो इसको हम इसलिए हमने कहा था कि 6 लाइनें जो स्प्लिट हो जाती हैं। ओके, तो हम इसके अंदर क्या समझे, ये जो लाइन है ये आगे तक चलती रहती है। तो टॉरस में आपने देखा, एरीज में देखा 22 तक चला, और 22 के बाद टॉरस के अंदर 23rd 24 से शुरू हो गया, और टॉरस कहाँ पे खत्म हुआ है, 41 पे। तो जेमिनी कहाँ से शुरू होगा, कौन से नंबर से, 42। वेरी गुड। तो वो कंटिन्यू में चलता रहेगा, और हमारे 240 नंबर ये रनिंग नंबर कहलाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सीड नंबर। और इस टेबल का नाम क्या है, होरारी 1 to 249 होरारी नंबर टेबल। ओके, तो यहां तक हमको क्लियर हो गया है। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और शैल आई प्रोसीड फर्दर। यस सर यस सर। ओके, अभी मैं देख, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि केपी के अंदर हम क्या चार्ट देखते हैं और वो किस तरीके से बनता है। ओके, तो आज हम चार्ट खोल के देखेंगे। एग्जाम्पल चार्ट है, ये नेटिव पैदा हुआ है मार्च 1958 को रात के 2:05 पर। प्लेस है शामली, यूपी। तो जब ये नेटिव पैदा हुआ था उस टाइम पे ज़ोडिएक के अंदर प्लानेट की स्थिति क्या थी। जो प्लानेट की स्थिति होती है वो ही जन्मपत्री कहलाती है, उसी को कुंडली कहते हैं। नेटिव का पूरा जीवन उसी कुंडली के द्वारा निर्धारित होता है, वो ही उसका इस जीवन के लिए प्रारब्ध बन जाता है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन द सॉफ्टवेयर नाउ। अभी चार्ट खुल रहा है, 1 मिनट।
So can everybody see this chart? This screen सॉफ्टवेयर वाला सब लोग देख सकते हैं? Yes, sir. इस पे मैं एग्जाम्पल चार्ट खोल रहा हूँ जो मैंने अभी लिया था। दिस इज द नेटिव, दिस इज द नेटिव हम जिसकी बात कर रहे थे। आप कैन यू सी टॉप ऑन द टॉप लाइन एग्जाम्पल चार्ट 1 नेटिव वाज बोर्न ऑन 19 मार्च 1958 रात को 2:05 पर शामली में। तो ये उसका चार्ट है। हाँ जगन्नाथ जी बोलिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना था छोटा सा। ये हेलो, हाँ सर, ये मैंने ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है कि इसमें सर केपी एस्ट्रोलॉजी में जैसा कि आपको कैलकुलेशन वगैरह तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर करके दे देगी। हाँ। तो हमारा एज ए मतलब केपी एस्ट्रोलॉजर एज ए हमारा जो फोकस मतलब हम अपना फोकस जो है वो मतलब ध्यान दें कि मतलब जो ग्रह और जो भी चीज है इसमें उसका एट्रीब्यूट्स जान करके मैंने उसका मैंने प्रेडिक्शन पार्ट पे ध्यान ज्यादा फोकस करना चाहिए क्या सर? मैं दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ जस्ट इसको स्टार्ट करने से पहले। आपको जब यही नहीं पता कस्पल चार्ट क्या होता है, डू यू नो कस्पल चार्ट क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं बोल रहा हूँ सर कि आपका कैलकुलेशन वगैरह तो सॉफ्टवेयर करके दे देगी सर, ठीक है? तो आपका ध्यान फोकस करना है सब चार्ट। जहाँ साहब मुझे पढ़ाने दीजिए, ऐसा जैसे मुझे पढ़ाना है मुझे पढ़ाने दीजिए, मुझे पता है क्या पढ़ाना है, ठीक है? फिर आप क्या करोगे? आप कैन यू डू, आपको अगर मैं ये 1 to 249 टेबल नहीं बताऊंगा तो आपको पता लगेगा 1 to 49 टेबल कैसे बनी है। कल को सीड नंबर में बार बार यूनिक नंबर से पूछा जाएगा। 88 नंबर से आपको कॉम्बिनेशन देखना है, साइन लॉर्ड कौन है, नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो क्या आप उस पर केपी में देख पाओगे? मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि सारी चीज सॉफ्टवेयर बना के देती है, सब कुछ सॉफ्टवेयर बना के देता है, ठीक है? तो आपको जो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपको पता है प्लानिटरी पोजीशन क्या है, क्या देखोगे इसके अंदर? नहीं, मैं एक अलग से एक चीज पूछा था सर, अलग से कोर्स के दौरान में अलग से पूछा था, ठीक है सर? डॉक्टर जब डायग्नोसिस लिखता है, लाल पैथ की सामने उसकी रिपोर्ट होती है, तो वो लाल पैथ की रिपोर्ट तो नहीं बनाता, एनालिसिस करता है, पर उसको पता है ना क्या चीज कैसे निकल के ये है ना। आप इस तरह से चीजों को नेगेटिव मत लो, हर चीज आप ही के फायदे के लिए है। मुझे तो बहुत फायदा है, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा तो अब मेरा तो काम आप आसान कर दोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं सर, मैं नहीं सर, आप सर पूरा पढ़ाइए सर, और बेसिक से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज द बेस्ट क्लास एवर सर। हम आपको पढ़ाने से मना थोड़े ना कर रहे हैं सर, हम आपको सर हम सर मैं अपना एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ। जगन्नाथ जी आप कहना तो आप यही चाह रहे हो ना सर, जितना डिटेल में आप, मैं वो कहना नहीं चाह रहा सर, जो आप समझ रहे हैं सर, जो आप समझ रहे हैं मैं वो कहना नहीं चाह रहा। ये तो प्रॉब्लम आप नहीं तो चलो कोई बात नहीं, ओके आई टेक इट पॉजिटिवली। मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ मैं कि जो आपको इंटरप्रिटेशन ही करना है, आपको इंटरप्रिटेशन ही करना है, पर जो चार्ट बनता कैसा है एक बार ये समझना जरूरी है, बनाना नहीं है आपको। समझना जरूरी तो है ही सर, मैं उससे इनकार थोड़ी ना कर रहा हूँ। हाँ बस ठीक है। हम कुछ हाँ देखो, जैसे आप बता रहे हो वैसे भी लोग पढ़ाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। वो क्या करते हैं, सीधा सब लॉट इसके अंदर देख लो, पहला कुछ ये पढ़ाना तो मेरी लाइफ तो बहुत आसान हो जाएगी उससे। नहीं सर, आप सब बेस्ट पढ़ा रहे हैं, बेस्ट, इतना मेथोडिकल, इतना अच्छा। मैंने नहीं देखा, मैंने 2-3 जगह ट्रायल भी लिया है सर। यू आर द बेस्ट प्रेजेंटेशन एवर। देखो ये चार्ट है, मैं तो क्या कह दूंगा, देखो 7th का लॉर्ड देख लो, यहाँ पर कौन है, यहाँ वीनस है, वीनस 2 से 7 11 दे रहा है, शादी हो गई, बस काम खत्म। सर मैंने इसीलिए आपका बैच ज्वाइन किया सर, क्योंकि आप बेसिक से जड़ बता रहे हैं। जब जड़ नहीं पता होगा तो पेड़ कैसे समझेंगे सर? ना पेड़ नहीं समझ में आता। हाँ नहीं समझ में आता सर। मैंने ये बोला सर कि इसको खाली समझने के लिए, इसको अच्छा समझना। यस जगन्नाथ जी बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल यू आर एब्सोल्यूट राइट। हमको सिर्फ समझना है, बनाना कुछ नहीं है। अब देखो इस जातक की मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली, चार्ट अपने आप बन के आ गया, ओके, पर हमें एक बार ये समझना है कि टेंशन था कि ये चार्ट हमें बनाना पड़ेगा। ना वो कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग।
अभी तो यू आर छोटी फॉर्चुनेट की सॉफ्टवेयर है, अपने आप बनता है सब कुछ। ओके, छोटी सी बात को सर किस तरह से ले लिए सब? नहीं ले ऐसा लिए, नहीं 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 नहीं, Sir, ले we लिया can नहीं। continue ahead because this discussion is unnecessary. Important discussion, unimportant discussion. Yes sir. ठीक है, लेट अस सी। अब देखो, जब ये जातक पैदा हुआ है 29 मार्च 1958 को, उस प्लैनेट की पोजीशन क्या थी? अभी तक जो हमने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी वो अब काम आएगी। जब ये जातक पैदा हुआ, अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज, अपने को म्यूट कर लीजिए। जब ये जातक पैदा हुआ था, इसके लिए आप 4 चीज अभी देखोगे: प्लानेटरी पोजीशन, कस्पल पोजीशन, राशि चार्ट, अवचार्ट चार्ट, और इधर लिखा है विषुवंतरी दशा। तो हमारे यही 4 चीज काम आनी है। प्लानेटरी पोजीशन हम लोग देखेंगे, कस्पल पोजीशन हमें बार बार देखनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन के लिए हमें कस्पल पोजीशन देखनी पड़ेगी। राशि चार्ट इसमें बहुत कम यूज होता है, भाव चार्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये कस्पल पोजीशन, भाव चार्ट हमको हर क्वेश्चन के लिए हमें रेफर करना है। दूसरी चीज हम रेफर करते हैं, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेटर। ओके, ये हाउस वाइज सिग्निफिकेटर है, ये प्लानेट वाइज सिग्निफिकेटर है। ये भी हर क्वेश्चन के लिए हमें रेफर करना है। ये भी बना बनाया सॉफ्टवेयर से आता है, पर ये आ कैसे रहा है? सन के आगे 12 क्यों लिखा है, 3 क्यों लिखा है, 2 3 क्यों लिखा है, 9 क्यों लिखा है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। कई बार मैनुअली भी निकालना पड़ जाता है, एंड इट इज वेरी इजी। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर वी मस्ट नो हाउ दिस नंबर आर कमिंग, हाउ दिस सेकंड के आगे वीनस मून क्यों आ रहा है, ये प्लैनेट क्यों आ रहे हैं, दैट आई विल आल्सो एक्सप्लेन। तो इस सेशन में और सम पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेशन हमारा यही हमको समझना है। ओके, और जब हम इसको समझ जाएंगे फिर हमारा इंटरप्रिटेशन पार्ट स्ट्रेट अवे चालू हो जाएगा। और उससे पहले हमको जो भी है, देखो, जो भी हम चीज शुरू करते हैं उससे पहले एक ग्राउंड वर्क होता है। तो जैसे अब जब बिल्डिंग बनती है, क्या हम बिल्डिंग ऐसी बना देंगे कि जाओ 10 मंजिल की बिल्डिंग है, जो सिविल इंजीनियर है वो जानते हैं कि 1 साल तक तो जमीन के नीचे खुदाई होती रहती है, प्लिंथ होती है, पानी भरते हैं, ठीक है, फाउंडेशन बनती है, और जब 1 साल बाद वो बिल्डिंग ऊपर की तरफ जाती है, फिर दिखनी शुरू होती है भाई बिल्डिंग जा रही है। और वो बिल्डिंग कैसी होती है? मजबूत होती है। बिना फाउंडेशन के 1 साल वाला काम अगर सिविल इंजीनियर नहीं करेगा तो बिल्डिंग तो 10 मंजिल की बन जाएगी, पर वो कौन से दिन गिरेगी ये किसी को नहीं पता। ओके, तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम इस फोकस करेंगे कि प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। तो जब ये जातक पैदा हुआ है उस टाइम पे रात को 2:05 पे शामली के अंदर सूर्य कौन सी राशि में था? आप ये देखो, इस पे लिखा है प्लैनेट, फिर लिखा है साइन, उसका लिखा है डीएमएस, इसका मतलब है डिग्री मिनट सेकंड। उसके बाद लिखा है आरएल, इसका मतलब है राशि लॉर्ड, एसटीएल मतलब स्टार लॉर्ड, उसके बाद एसएल मतलब सब लॉर्ड। तो अभी हमें सिर्फ ये सब लॉर्ड तक अपने को फोकस रखना है। ओके, डी भी लिखा हुआ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जब ये जातक पैदा हुआ उस टाइम सूर्य कौन से साइन में है? पाइसिस में है। कितने डिग्री चल चुका है पाइसिस के अंदर? पाइसिस के अंदर वो 4 डिग्री 33 मिनट और 22 सेकंड चल चुका है। पाइसिस का राशि लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर के अंदर सन कौन से नक्षत्र में है? कौन से में है? सैटर्न, शनि में। और शनि के अंदर भी कौन से सब लॉर्ड में है? शनि के ही सब लॉर्ड में है। ओके, तो ये क्या पोजीशन हो गई? जुपिटर सैटर्न सन, क्योंकि 4 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड पे है। अब देखो, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज अभी दिखाता हूँ। आप सन की पोजीशन नोट करो, 4 33 22। ओके, जस्ट रिमेम्बर इट, पाइसिस में 4 33 22। अब आप 1 से लेकर 249 चार्ट देखो। अच्छा, आपको यहाँ दिखेगा नहीं वो, मुझे फिर एक्सेल शीट खोलनी पड़ेगी, पर मैं दिखा देता हूँ जिससे वो भी आपके लिए जरूरी है।
ये मैं 1 to 249 की एक्सेल शीट खोल रहा हूँ। इसमें सारी जितने भी 12 राशियां हैं उन सबके सब डिविजन दिए हुए हैं, राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। ओके, अब मुझे बताओ सन कौन से साइन में था और कितने डिग्री पे था, किसी को याद है तो बोलो। सर मीन राशि में 4.33 433.22 बहुत अच्छा बोला आपने बिम्मी जी। तो 4 डिग्री आप बताओ कहाँ पर हुआ, कौन सी लाइन में पढ़ना चाहिए? Seed number 232. 232. यस यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बोला। 232 में पड़ेगा ना ये वाला कोऑर्डिनेट 433 का। Yes. तो जब ये जहां तक पैदा हुआ था, जब सन पीरियड में यहाँ पे था, तो इस लाइन में साइन लॉर्ड क्या आ रहा है? Jupiter. स्टार लॉर्ड क्या लिखा है? Saturn. Saturn. और सैटर्न ही सब लॉर्ड लिखा है। Yes. वो इसलिए लिखा है क्योंकि देखो यहाँ से सैटर्न ही शुरू हुआ है, तो पहला ही सब लॉर्ड कौन होगा? सैटर्न ही होगा ना, Yes. क्योंकि ये पोजीशन सन के पहले डिवीजन में आ गई। तो व्हाट इट इज रिटन? जुपिटर सैटर्न सैटर्न। ओके, तो सेम थिंग यू कैन सी इन द चार्ट। तो सन के आगे क्या लिखा है यहाँ देखो एवरीबॉडी? जुपिटर सैटर्न सैटर्न लिखा है ना। कहाँ पे सर? ये सन वाली लाइन देखो, जब ये जहां तक पैदा हुआ है, सन के आगे देखो ना 43322, इसके आगे राशि लॉर्ड क्या लिखा है? हाँ, जुपिटर और स्टार लॉर्ड शनि और फिर शनि। हाँ, तो वो ही हमने 1 से 249 टेबल में देखा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो जो मैंने डिवीजन करके आपको अभी समझाए थे, तो अब आप रिलेट कर पाए हो ना? कर पाए हो झा साहब? हाँ सर, हाँ रिलेट कर पाया। और मैं अगर वो चार्ट आपको नहीं समझाता तो क्या ये चीज आप समझ में आती कि ये बैकग्राउंड में कैसे हो रहा है? ओके, तो दैट्स व्हाई। हाँ सर वो सीड नंबर कैसे पता चला उसका? वो यहाँ पे लिखा है ना। बीना जी बोल रहे हैं? नहीं, नवनिधि बोल रहे हैं। हाँ नवनिधि जी, हाँ नवनिधि जी, ये देखो नंबर लिखा हुआ है ना। कैन यू सी दिस नंबर? यस सर, यस सर। तो आप देखो पाइसिस के अंदर ये डिग्री थी 4 डिग्री, तो 4 डिग्री लाइज बिटवीन दिस रेंज ना, 3 डिग्री टू 5 डिग्री। यस यस। आगे दिस नंबर इज एक्चुअली द सीड नंबर। सीड नंबर। ओके, सो दिस नंबर इज यूनिक नंबर। ओके, यू कैन सी दिस नंबर इज अ रनिंग नंबर। जैसे पाइसिस से पहले कौन सा साइन आता है? एक्वेरियस। एक्वेरियस। तो एक्वेरियस में देखो, एक्वेरियस स्टार्टेड फ्रॉम 208 एंड इट फिनिश्ड एट 228। ओके, 228। हाँ और जी। फिर जो मीन राशि है वो 229 से शुरू हो जाएगी। ओके ओके, एंड पाइसिस विल फिनिश एट 249। ओके, सो दैट व्हाई इट इज कॉल्ड द 1 to 249 टेबल। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो इसी तरीके से हर प्लैनेट की पोजीशन दी हुई है। तो वीनस है, नवनिधि जी वीनस का मुझे बताओ, वीनस का राशि लॉर्ड कौन से साइन में है? वीनस कौन से राशि में, कौन से स्टार लॉर्ड कौन है और सब लॉर्ड कौन है वीनस का? वीनस साइन कैप्रिकॉर्न में है। वेरी गुड। हाउ मच और हाउ मच इट हैज मूव्ड इन कैप्रिकॉर्न? 20 डिग्री। यस यस, वेरी गुड। 1809। Yes, yes, very good, excellent. And which sign? Lord Saturn. Okay. हाँ जी। It is sitting in Moon nakshatra. Moon and Ketu सब लॉर्ड। बिल्कुल, तो ये हमारे सारे प्लैनेट की पोजीशंस हो गई। 201 क्या हुआ, मतलब समझा नहीं। अच्छा, उधर देख के बता रहे हो? उधर सीड नंबर बता रहे होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमको प्लैनेटरी पोजीशन वाली जो ये टेबल है, ये सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। कोई ऐसा है Yes, जिस sir. ओके। अब उसके बाद 1 मिनट के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ राशि चार्ट में कैसे बनता है। 1-2 मिनट। यस, Question about the table. This is what is this, sir? ये sub lord, then SUKL, PRL and house. असल में सर दिस सॉफ्टवेयर इज फॉर द कस्पल इंटरलिंक्ड। हमें फॉर आवर पर्पस वी हैव टू रेफर ओनली टिल SSL। सब लॉर्ड है और फिर सब लॉर्ड का सब लॉर्ड। ओके, इसके आगे वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट SUKL एंड PRL।
and HSC. We don't have to bother because it is not used in Krishnamurti Paddhati. This D wala column, it will be used. This I will tell at the appropriate time. Okay. Okay. है ना? So we have to concentrate or focus only at the moment till sublord. Okay. अब क्या है? When this native was born, at that time, which sign was rising in the horizon in the east direction is called the lagna of that native. Okay, 12 राशियां हैं. 12 राशियों में से जब कोई भी जातक पैदा होता है, उस जगह पर ईस्ट में जो भी साइन उदित हो रही होती है उसको लग्न कहते हैं. तो आप यहाँ कस्पल चार्ट में देखो, जब ये जातक पैदा हुआ था, ये कस्प 1 है, इसके अंदर वो डिग्री दिखाता है कि ये जातक पैदा हुआ था, कितने डिग्री पे पैदा हुआ है. तो ये जातक पैदा हुआ था उस टाइम ईस्ट में धनु राशि उदित हो रही थी और 14 डिग्री 10 मिनट चल चुकी थी. ओके, तो ये साइन क्या लग्न कहलाता है. तो लग्न क्या हुआ? व्हाट इज एसेंडेंट? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एसेंडेंट? जो पूर्व दिशा के, हाँ, जिस टाइम जो जातक पैदा हुआ है उस टाइम पे जो पूर्व दिशा में साइन उदित हो रहा होता है, उदित हो रहा है, वो उस साइन को, अपने को म्यूट कर लीजिए, उस साइन को लग्न कहते हैं. ठीक है, देखो इस चीज को मैं आपको एक सेकंड में समझा देता हूं. जोडियक तो हमारा फिक्स है, जोडियक हमारा फिक्स है. एवरीबॉडी एग्रीज? यस सर. ओके. Yes, और हम बीच में धरती पे बैठे हैं, धरती गोल गोल घूम रही है. ओके, तो आप ये कल्पना करो, आप एक कमरे में बैठे हो, बीच में एक रिवॉल्विंग चेयर पे. आप जब रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे हो, रिवॉल्विंग चेयर तो घूमती जा रही है. तो अभी आपको मान लो कुर्सी पे बैठे हो, पंखा दिख रहा है, थोड़ी देर में कुर्सी घूमती रही, आपको AC दिखने लगा, थोड़ी देर में घूमते रहे आपको LCD दिखने लगा. ठीक है, तो कुर्सी तो घूमती रही है, उस पर आप बैठे हो, तो जैसे जैसे कुर्सी घूमेगी आपको उस कमरे के अंदर कोई ना कोई नई चीज दिखनी शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि कमरे में बाकी चीज तो स्थिर है, आपकी कुर्सी घूम रही है बीच में. ये चीज आपको समझ में आ रही है? yes, sir. आप कल्पना करो, आप एक कमरे में बैठे हो, कमरे में एक तरफ टीवी रखा है, एक तरफ फ्रिज रखा है, एक तरफ सोफा सेट रखा है, एक तरफ आपका कोई आपके डंबल रखे हैं, जिम के लिए कुछ सामान रखा है. आपकी कुर्सी बीच में है, कुर्सी रिवॉल्विंग है, कुर्सी धीरे धीरे घूम रही है. तो सुबह 6 बजे आपकी कुर्सी में आपको फ्रिज दिख रहा है, थोड़ी सी कुर्सी घूमती रही, 10 मिनट बाद आपको कुछ और चीज दिखने लगेगी ना, क्योंकि आपका सराउंडिंग तो फिक्स है ना. तो सिमिलरली हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है, जोडियक फिक्स है. तो जब जातक पैदा हुआ है उस टाइम उसे ईस्ट में कौन सा साइन दिख रहा है, वो साइन उसका लग्न कहलाती है. ये बहुत सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश है. ये समझ में आया सबको? सर. yes, sir. ओके, तो जब ये जातक पैदा हुआ था उस टाइम धरती घूम रही थी और शामली के में आप कह सकते हो धनु लगन उस टाइम दिख रहा था, और धनु लगन के अंदर धनु लगन 14 डिग्री चल चुका था. ओके, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? ये राशि चार्ट कहलाता है. ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, इसको 12 हिस्सों में डिवाइड होता है. और जहां पर ये पहला वाला जो खाना है, पहला वाला जो डायमंड है, इसको एसेंडेंट कहते हैं या लग्न कहते हैं. कोई भी जातक पैदा होगा उसका यहाँ पे ASC लिखा जाएगा, और यहाँ पे हम वो साइन लिखेंगे जो उस जातक के पैदा होने के टाइम उदित हो रही थी. तो इस जातक के पैदा होते हुए कौन सी साइन उदित हो रही थी? Sagittarius. तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया बस. ठीक है, और 9 लिख के आई विल राइट अदर नंबर्स इन रनिंग ऑर्डर. तो 9, 10, 11, 12 तक की राशि होती है. देन आई विल राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इस तरीके से हमने नंबर लिख लिए और पहले कॉलम पे एसेंडेंट लिख लिया. इतना काम समझ में आ गया? यस. सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके अंदर प्लैनेट कैसे बैठाऊंगा?
बड़ा आसान है। अब मैं देखूंगा सन कौन सी राशि में है, कौन से साइन में, मीन में। मीन पीस हाँ तो है ना, तो मीन राशि कहाँ पड़ रही है, 12 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सन लिख दिया। ओके, चंद्रमा कौन सी राशि में पड़ रहा है, एक्वेरियस। एक्वेरियस कौन से नंबर की राशि है, 11। 11 कहाँ पड़ रहा है, 3rd हाउस में। तो इसको मैं कहूंगा 3rd हाउस में मून लिख दूंगा। देखो एक चीज और आपको बता दूं, ये जो पहला डायमंड है इसको एसेंडेंट कहते हैं, और कुंडली की जो काउंटिंग है वो एसेंडेंट से ही शुरू होती है। तो ये जो 12 खाने बने हैं इनको 12 भाव, 12 हाउस, 12 कस्प, 12 घर, ये 4 नाम है, पर ये एक ही चीज है। हिंदी में घर भी कहते हैं, भाव कहते हैं, इंग्लिश में हाउस कहते हैं, कस्प कहते हैं। ऑल 4 आर वन एंड द सेम थिंग। तो एसेंडेंट विल बी ऑलवेज द फर्स्ट हाउस, then this will be the second house, 3rd house, 4th house, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो ये हाउस तो पहला है, पर फर्स्ट हाउस में राशि कौन सी पड़ रही है, 9। हाउस नंबर तो ये 3 है, पर हाउस नंबर 3 में राशि कौन सी पड़ रही है, बताओ कोई। झा साहब 3rd हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है, मून राशि सर, मून मून। राशि का नंबर कौन सा पड़ रहा है, 11। एक्सेलेंट। अब आप ये देखो जुपिटर कौन से साइन में है, लिब्रा में। जुपिटर, तो जुपिटर लिब्रा में है, लिब्रा का नंबर 7 हो गया। 7 कौन से हाउस में पड़ रहा है, 11 में। तो 11 में जुपिटर लिख दिया। तो इस तरीके से मेरे, हाँ, तो दिस वे अवर दिस राशि चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड। तो कैन यू सी हाउ इजी इट इज टू फिल द राशि चार्ट, आर यू ओके विद इट? सर ये थोड़ा एक बार वापस से समझाएंगे कि ये सन और ये मून कैसे आपने लिखने जो बताए हैं। हाँ मैं बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं वो 10, 11 मतलब ये 1, 2 नंबर्स कैसे है वो नहीं समझ आया। मैं सर एक बार बता देंगे प्लीज सर। हाँ, सबसे पहले तो ये 12 हाउस समझ में आ गए, ठीक है। फिर आपको ये समझ में आ गया पहले हाउस पे हमेशा एसेंडेंट लिखते हैं। यस सर। फिर एसेंडेंट के नीचे हम वो वाले राशि का नंबर लिखेंगे जो राशि जिस टाइम वो पैदा हुआ था ईस्ट में उदित हो रही थी। उसको देखने का तरीका क्या है, आप हाउस नंबर 1 देख लो। हाउस नंबर 1 कस्प 1 वही होता है जिस टाइम वो नेटिव पैदा हुआ है, उस कस्प में जो राशि पड़ रही है वही उदित हो रही थी। कस्प 1 के आगे सैगिटेरिस पड़ रहा है। सैगिटेरिस का नंबर क्या है राशि क्रम में, 9। तो मैंने 9 लिख दिया फर्स्ट हाउस में। ओके, उसके बाद नंबर को हम रनिंग ऑर्डर में लिखेंगे। व्हाट एवर नंबर यू राइट हियर, अदर नंबर्स विल बी इन द रनिंग ऑर्डर in the anti-clockwise fashion. Okay, sir. So this is 9. Here I will write 9. Okay, then I will write 11, then 12. कितनी राशियां होती हैं, कितने नंबर तक होती हैं, 12 होती है। तो आफ्टर 12 अगेन we will start from 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, yes sir. तो this way how we fill the numbers. Okay, तो V से पहले हाउस में राशि नंबर 9 है, दूसरे हाउस में राशि नंबर 10 है। क्लियर है? यस सर। अब हम इसके अंदर प्लैनेट को बिठाना है। तो पैदा होते हुए देखो कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में है, जिस राशि में है उसी में बिठा दो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो, आप ये देखिए वीनस कौन सी राशि में बैठा है, कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न का नंबर क्या है नवनीति जी? 10 नहीं, 9 नहीं 10 सही बोला था आपने, सही बोला। तो 10 नंबर है। 10 किस हाउस में लिखा हुआ है? 10 सेकंड हाउस में। एक्सीलेंट। तो 10 जहां पे 10 लिखा है वहां पे मैंने वीनस को बिठा दिया। ओके, है ना? तो सेम वे वी कैन डू, सेम वे। ऋतु आप बताओ जुपिटर को कहाँ लिखना चाहिए? जुपिटर कौन सी राशि में? लिब्रा में। तो लिब्रा तो 7 नंबर कौन से घर में? 7 नंबर पे आपने जुपिटर लिख दिया ना? जी सर।
बस मुझे अब राहु का और बता दो। राहु का मैं रैंडमली किसी से पूछता हूँ, कोई भी बताए, मैं पूछता हूँ। आशुतोष जी, लिब्रा राहु, लिब्रा पे मैं। राहु भी लिब्रा में, बहुत अच्छा आशुतोष, वेरी फास्टेस्ट सर, फिंगर। आशुतोष जी, आप तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में की तरह एकदम सबसे पहले उंगली दबा दी। सर मेरा कहने का मतलब टी डॉट क्यों लिखा है सर राहु के आगे में? राहु के आगे वहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशन में टी डॉट राहु लिखा है, वो ट्रू वैल्यू है, राहु ट्रू। ओके, राहु की दो वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। जब मैं राहु केतु पढ़ाऊंगा देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, ठीक है सर। और जुपिटर के आगे आर लिखा है, मतलब रेट्रो। दिस आल्सो आई विल एक्सप्लेन एट द राइट टाइम। ओके, तो हमको प्लानेटरी पोजीशन, राशि चार्ट एकदम क्लियर हो गया ना? हमको बनाना बुनना कुछ नहीं है, सब बनाना आएगा। पर नाउ वी नो कि हाउ दिस राशि चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड। ओके, यस सर। अब आएगा थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, थोड़ा सा अब हमको अपना दिमाग खुजाने की जरूरत पड़ेगी। ओके, अगर ये चीज जो मैं समझा रहा हूँ समझ में अभी आ गया, बहुत अच्छा है। नहीं भी आया देन इवन यू डोंट हैव टू वरी, धीरे धीरे आ जाएगा। और वैसे भी ये पढ़ के तो आता ही है। तो हमारा क्या हुआ, दो चीज अब हम समझ गए। अब हम समझेंगे कस्पल पोजीशन और भाव चार्ट। उससे पहले मैं राशि चार्ट में एक चीज और ऐड कर दूं, इसके अंदर राशि का जो साइज होता है वो 30 डिग्री होता है। तो पहला भाव 30 डिग्री का है, तो हर हाउस बराबर है। तो पहला हाउस है, ये भी 30 डिग्री का, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, सारे हाउस 30-30 डिग्री के हैं। ओके, अब हमारा आ गया कस्पल पोजीशन और भाव चार्ट। दिस इज अ लिटिल ट्रिकी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, पर समझने की जरूरत है। अपने को म्यूट कर लीजिए एवरीबॉडी। बीना जी अपने को वो कर लीजिए म्यूट। अब हम एक दूसरी चीज पे आते हैं। वो चीज ये है कि हम लोग कहते हैं कि हर लग्न का साइज 30 डिग्री होता है, पर ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सूर्य का पथ है ये ना इक्लिप्टिक है, ये एकदम सर्कल नहीं है। ओके, तो ये इक्लिप्ट होने के, ये ना साइड से इट बल्जेस आउट और पोल से ये सप्रेस है। साइड से ये थोड़ा बड़ा हुआ है, तो एक्लिप्टिक शेप में है। हमारा जो सूर्य का पथ है ये भी एक्लिप्टिक है, इट इज नॉट सर्कुलर। सो बिकॉज ऑफ दिस कुछ राशियां बड़ी हो जाती हैं, कुछ छोटी होती हैं। जैसे मेष की राशि 1.5 घंटे ही उदित होती है, और कुछ राशियां लॉन्ग एसेंडेंट होती हैं, वो ज्यादा देर तक इशू होती हैं। इसको हम कहते हैं चलित चार्ट, वैदिक में हम चलित चार्ट कहते हैं, और केपी के अंदर भी हम इसको चलित भी कहते हैं, या निरायन कस्पल चार्ट भी कहते हैं, निरायन चलित चार्ट भी कहते हैं, भाव चार्ट भी कहते हैं, कस्पल चार्ट भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो इसके अंदर हर भाव अलग अलग होता है। तो कोई भाव छोटा है और कोई भाव बड़ा है। ओके, तो कोई भाव तो हो सकता है कि खाली 22 डिग्री का हो, और कोई भाव या हाउस का साइज 42 डिग्री तक का भी हो सकता है। ओके, तो ये 12 हाउस हैं। ऑल हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट साइज, सम हाउसेस आर शॉर्ट, सम हाउसेस आर बिग। ओके, ये एक बात हो गई। अब हमको समझना है कि कस्प क्या होता है। कस्प का मतलब ये है कि कस्प का मतलब है कि ज्वाइनिंग पॉइंट। तो हमने ये देखा, जो पहला भाव है, तो नेटिव जिस टाइम पैदा होता है वो जितने डिग्री पे पैदा हुआ है उस राशि के, वो पहले भाव कहलाता है, और वो उसका भाव आरंभ कहलाता है। इसको आप कैसे समझोगे, जब ये जातक पैदा हुआ था उस टाइम सैगिटेरियस कितना चल चुका था? जब ये जातक पैदा हुआ रात को 2 बार कितना, 14 डिग्री 10 मिनट, 14 डिग्री। हाँ, तो जब ये पैदा हुआ उस टाइम तो अर्थ रिवॉल्व हो रहा था, तो सैगिटेरियस साइन में भी 14 डिग्री 10 मिनट पास हो चुके थे।
तो इसकी लाइफ का जो पहला हाउस है वो ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन कहलाएगा। तो वी विल से जो इसका लग्न है, लग्न विल स्टार्ट या फर्स्ट हाउस विल स्टार्ट फ्रॉम द 14 डिग्री 10 मिनट 20 सेकंड ऑफ सैगिटेरियस साइन। तो इसका जो पहला भाव है वो धनु राशि से शुरू हो रहा है 14 डिग्री 20 मिनट पे, और जिस राशि से भाव शुरू होता है उस राशि का लॉर्ड ही उस कस्प का लॉर्ड कहलाता है। और जहां पे पहला कस्प खत्म होता है दूसरा कस्प शुरू होता है, उस ज्वाइनिंग पॉइंट को कस्प कहते हैं। तो अब आप इसको देखिए, पहला भाव इसका सैगिटेरियस में 14 डिग्री 10 मिनट पे 20 सेकंड पे शुरू हुआ, और दूसरा भाव कहां से शुरू हो रहा है मुझे बताओ? सेकंड कस्प कितने डिग्री से शुरू हो रहा है, कौन सी राशि से शुरू हो रहा है? कैप्रिकॉन 19 डिग्री। कैप्रिकॉन 19 डिग्री। एक्सीलेंट। और तो सिमिलरली इसका थर्ड कस्प कौन सी राशि से शुरू हो रहा है और कितने डिग्री से शुरू हो रहा है? एक्वेरियस एंड 27 डिग्री। बहुत अच्छा, यू पीपल आर डूइंग एक्सीलेंट। तो कैन आई से जहां पे कस्प 2 शुरू हो रहा है वहां पे कस्प 1 खत्म होएगा, कैन आई से दैट? यस सर। तो कैन आई से जहां पे कस्प 2 फिनिश होगा दैट विल बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कस्प 3? यस सर। तो ये इसमें जो पॉइंट है ना, ये कस्प 2 का कैप्रिकॉन का 19 डिग्री 44 मिनट, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ कस्प 1 and starting point of cusp 2. तो this point is actually called the cusp, इसलिए इनका नाम ही कस्प पड़ गया है। ओके, अब now I come to the more tricky thing. तो अब मुझे पता लगाना है कि पहले कस्प का साइज क्या है, तो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? if somebody tells me then I will सर give 34 का हो गया ना ये फर्स्ट? नहीं विमी जी, आपने तो एक कदम आगे जाके बहुत ही अच्छा बता दिया। ठीक है, पर मुझे बताओ फॉर्मूला क्या लगाया? सर 14 है तो 30 में खत्म होगा, फिर एक्स्ट्रा 19 है मुझे जो लग रहा है। बहुत बढ़िया आशुतोष जी, ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। ठीक है, और कोई बताओ? आशुतोष ने तो बिल्कुल सही बता दिया, विमी जी ने भी सही बताया था। 30 डिग्री माइनस 14 डिग्री 10 मिनट। यस हीरालाल जी, आप ही हद तक तो मैं कह सकता हूं कि सैगिटेरियस का जितना बचा हुआ हिस्सा है वो प्लस कैप्रिकॉन में जहां से ये शुरू हो रहा है उन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा कस्प 1 का साइज आ जाएगा। कैन आई से दैट? या मोट एल्जेब्रिकली मैं ये बोलूं, इसमें से मैं ये घटा दूं तो साइज आ जाएगा। अगर मैं कैप्रिकॉन के 19 डिग्री में से सैगिटेरियस का 14 डिग्री घटा दूं तो साइज आ जाएगा ना कस्प 1 का। यस। सेम वे एक्वेरियस के 27 से कैप्रिकॉन घटा दूं तो थर्ड कस्प का साइज आ जाएगा। कस्प 2 का साइज कितना होगा? 27 minus 19. 27 minus 19. यस आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है सब लोग। सर एक बात समझ में नहीं, सर एक कंफ्यूजन है सर। हाँ, अभी जैसे सर अभी इससे पहले जो बात थी जो मुझे समझ आ रही थी वो था 14 डिग्री 10 मिनट 20 सेकंड का सैजिटेरियस स्टार्ट हो रहा है, राइट? बिल्कुल, सैजिटेरियस मतलब पहला भाव शुरू हो रहा है। बिल्कुल। और दूसरा जो कस्प है वो कैप्रिकॉन है, वो 19 डिग्री 44 मिनट 20 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल। हाँ। तो जो व्हाट आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि पहले सैजिटेरियस राशि को कंप्लीट होना होगा, मतलब 30 डिग्री तक पहले आएगा, राइट? बिल्कुल एकदम सही है। बिल्कुल 14 डिग्री 10 मिनट 20 सेकेंड जो है वो कंप्लीट आएगा 30 डिग्री तक। तो हम पहले 30 डिग्री को 14 डिग्री माइनस कर देंगे तो वो निकल के आएगा कस्प 1 में जो बचा हुआ पार्ट है। बहुत बढ़िया, फिर कस्प 2 में 19 ऐड करेंगे तब आएगा टोटल हमारा। am I right? बिल्कुल करेंगे ऐसे ही, पर करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही करना तो ऐसे ही पड़ेगा, पर समझने के लिए हम क्या समझेंगे, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ खत्म है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कायदे में वही तो कस्प 1 का साइज हो गया। हाँ, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो 5 आ जाएगा ना सर। नहीं 5 क्यों? नहीं 5 कैसे आ जाएगा? आप कैप्रिकॉन का 19 जोड़ोगे ना और उसका वो आप इसे नंबर को नहीं घटा रहे हो, साइन को देखते हुए घटाओगे। ओके हाँ, नहीं वो चीज तो अब क्लियर हो रही है ना, अदरवाइज पहले कंफ्यूजन था। नहीं संदीप जी आप बहुत बढ़िया समझ रहे हो, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। everybody is getting it quite brilliantly. I must appreciate it. तो अब मैं तो ये हर ग्रह की गति ज्यादा तेज होती है, उसकी वजह से वो आता है
14-10 जो 19 से कम करते हैं ना 14। हाँ हाँ, बहुत सारे रीजन है, मेन हाँ रीजन है वो एक्लिप्टिक होने की वजह से। ओके, ठीक हाँ है, इट इज ऑल एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो अब मैं ये 12 हाउस का आप लोग समझ चुके हो, मैं थोड़ा सा डिटेल में और बता दूं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी समझ गए हो, तो मुझे अब आप बहुत आसानी होगी आपको समझाने में। नाउ आई कम बैक टू द स्लाइड। और ये विम्मी जी ने, नवनिधि जी ने, संदीप जी ने, बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छा समझा और बाकी लोगों ने भी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने को जरा वो कर लीजिए प्लीज, अपने को म्यूट कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, अब देखो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पे आपका ध्यान दिला दूं पहले, और वो चीज से लोग चकरा जाते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं राशि चार्ट पे, देखो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर भाव में नया नंबर लिखा हुआ है। पर भाव चार्ट में आप देखो यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 10 राशि पड़ रही है, यहाँ पे 11 पड़ रही है, 11 के बाद 1 आ गया, 12 उड़ गई, तो ये जादू हो गया। विम्मी जी 12वीं राशि कहाँ चली गई? उड़ गई, गायब हो गई। ये कहाँ गायब हो गई? फिर 1 के बाद फिर दोबारा 1 आ गया, तो एक ही राशि दो भाव में कैसे पड़ गई? सर वो राशि बड़ी हो गई। हाँ धर्मेंद्र जी सही कर रहे हो। 2, 3, 4, 5, फिर 6 कहाँ गायब हो गया, फिर 7, 7, 8। तो कसपल चार्ट में कुछ राशियां ऐसा लगता है कि गायब हो गई हैं, कई बार एक ही राशि दो भाव में पड़ जाती है। उसका कारण क्या है? राशि का साइज कितना है? 30 डिग्री, वो तो फिक्स है, पर भाव का साइज 42 डिग्री तक हो सकता है। तो क्या होता है, एक ही भाव के अंदर 2, 3 राशियां पड़ जाती हैं। ओके, और कई बार क्या होता है, एक ही भाव 22 डिग्री का हो जाता है, तो राशि ओवरलैप कर जाती है। तो जब कई बार जो होता है, एक ही भाव जब 42 डिग्री का होता है, तो मान लो पहली राशि उसमें पहले 2 डिग्री पे ही खत्म हो गई, फिर आपने 30 डिग्री जोड़ा तो 32 डिग्री, अभी भी 10 डिग्री बचे हुए हैं, उसमें तीसरा साइन आ गया, तो बीच के 30 डिग्री उसी के अंदर समा जाते हैं भाव में, वो दिखाई नहीं देते। इट इज वेरी मच देयर। तो चक्कर क्या है, इसका जो तीसरा भाव है वो बड़ा हो गया, उसी के अंदर वो 12वीं साइन अंदर क्या है, समा गई है। वो कैसे समाती है उसको मैं एक्सेल शीट में समझाऊंगा आपको। सर यू मीन टू से कि भाव explain चलित करिए। में 22 डिग्री टू 42 डिग्री के बीच में हो सकता है ऐसा? यस 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 यस। सर अभी थोड़ा सा इसको प्लीज फिर से बता दीजिए सर, वो जो एक बढ़ गया था, प्लीज थोड़ा सा सर उस चीज को। वो उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अब आप समझ जाओगे। अच्छा सर, ओके। ये एक्सेल शीट मैंने बनाई है, ये एक्सेल शीट से आप एकदम समझ जाओगे, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आता। दिस इज द ओनली थिंग एंड माय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अप्रिशिएट दिस शीट वेरी मच। काफी मेरे पास एक्सपीरियंस लोग आए हैं, वो भी कहते हैं भाव चलित में हमें कैसे गायब होता है, समझ में नहीं आता, आपने समझाया तो हमें समझ में आ गया। ओके, तो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। देखो पहला वाला जो लग्न है कस्पवन सैगिटेरिस से शुरू हो रहा था। ओके, कितने से शुरू हो रहा था सबको याद है? सैगिटेरिस में 14 डिग्री 5 मिनट से शुरू हो रहा था। ओके, हाँ जी सर। और पहला कस्प खत्म कहाँ हो रहा था? कैप्रिकॉर्न के 19 डिग्री पे। 19। हाँ, कैप्रिकॉर्न के 19 डिग्री 41 मिनट और 59 पे खत्म हो रहा था ना पहला कस्प। तो अब मुझे पहले कस्प का साइज निकालना है। तो जो संदीप बोल रहे थे, संदीप जी बहुत बढ़िया बोल रहे थे, तो मुझे इसका साइज निकालने के लिए क्या करेगा, तो सैगिटेरिस में अभी 30 डिग्री के लिए कितनी जगह बची हुई है? 16 डिग्री 54 मिनट। नहीं, मैथमेटिकली 30 डिग्री माइनस 14 डिग्री करूंगा तो इतना पोर्शन तो सैगिटेरिस का बचा हुआ है, और कैप्रिकॉर्न में 19 डिग्री 41 मिनट हो गया, तो जो 30 डिग्री में से 14 डिग्री घटाऊंगा और 19 डिग्री जोड़ दूंगा तो मेरा सैगिटेरिस का फर्स्ट कस्प का साइज आ जाएगा ना। तो देखो सैगिटेरिस में क्या हुआ, 30 डिग्री माइनस 14 डिग्री 5 मिनट 31 सेकेंड, तो कितना बचा सैगिटेरिस में, कितना रिमेनिंग है? 16 डिग्री 54 मिनट 29 सेकेंड। नवनिधि जी, इज दैट ओके विद यू?
यस सर। सैगिटेरियस में कितना बचा है? 30 में से 14 30 में से 14 में 16 पर। और उसके आगे कैप्रिकॉन का 19 और है, तो आई विल एड 16 में 19 41, तो टोटल साइज कितना हो गया कस्प 1 का? 35.36। यस यस। तो अब आप देखो कि इसके अंदर पहले कस्प पे कितनी राशियां पड़ रही हैं। पहले तो सैगिटेरियस पड़ी 14 डिग्री से शुरू हुआ ना, तो सैगिटेरियस का 30 डिग्री तक गया, और ये पहला कस्प कहाँ पे फिनिश हो रहा है? कैप्रिकॉन के 19 पे है ना। तो पहले कस्प पे कितनी राशियां पड़ी? सैगिटेरियस की 16 डिग्री और कैप्रिकॉन का 19 डिग्री। तो कैन आई से कि फर्स्ट कस्प इज कंसिस्ट ऑफ 2 राशिज, कैप्रिकॉन सॉरी सैगिटेरियस एंड कैप्रिकॉन। कैन आई से दैट? यस। कैन आई से दैट? मतलब सर रिपीट दिस। यस सर। मैं संदीप जी कह रहा हूँ पहला भाव इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 राशिज, वन इज सैगिटेरियस वन इज कैप्रिकॉन। एम आई राइट? यस राइट। यस सर। तो पर अब एक चीज और समझो, हर भाव में 2-2 3-3 राशियां पड़ती हैं, या कई बार एक भी पड़ती है, पर उस कस्प का लॉर्ड एक ही होगा, उस कस्प की लॉर्डशिप एक ही प्लैनेट को मिलेगी। तो लॉर्डशिप उसकी उसी प्लैनेट को मिलेगी जिस राशि से वो कस्प स्टार्ट है। तो पहला कस्प कौन सी राशि से स्टार्ट हो रहा है? सैजिटेरियस से। सैजिटेरियस से। तो आई विल से Jupiter will be the lord of the house number 1, and I will write 9 in house number 1. Okay? हाउस नंबर 1 में सैगिटेरियस भी है, कैप्रिकॉन भी है, बट सिंस it is starting from Sagittarius, I will write 9 in cusp number 1. Is that okay? Now I go to cusp number 2. Cusp number is starting with cusp number 2 will start where cusp number 1 ends. तो कस्प नंबर 1 हमारा कैप्रिकॉन 19 डिग्री 41 पे खत्म हो रहा था, तो सेकंड कस्प यहीं से शुरू होगा। ठीक है बीना जी? और ये खत्म हो रहा है एक्वेरियस के 27 पे। तो इसका साइज कितना होगा? इसके लिए क्या करूंगा, कैप्रिकॉन के लिए 30 में से 19 घटा दिया, तो मेरा 10 डिग्री 18 तो कैप्रिकॉन के बचे हुए हैं, और एक्वेरियस में ये 27 डिग्री तक है, तो 27 डिग्री 17 मिनट 12 सेकंड जोड़ दिए, तो टोटल साइज कितना हो गया कस्प नंबर 2 का संदीप जी? 27 डिग्री 35 मिनट 12 सेकंड। 37 डिग्री 37। हाँ 37 डिग्री 35 मिनट 12 सेकंड। अब देखो ये भी 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है ना विम्मे जी, इसमें कौन कौन सी राशि पड़ रही है कस्प नंबर 2 में? कैप्रिकॉन एक्वेरियस। तो इसकी लॉर्डशिप आप किसे दोगी हाउस नंबर 2 की? कैप्रिकॉन को। तो हाउस नंबर 2 में आप कौन सा नंबर लिखोगी? 10। कैप्रिकॉन, क्योंकि वहां से सेकंड भाव शुरू हो रहा है। हाँ, अब आप देखो थर्ड फोर्थ हाउस देखना, दे आर इंटरेस्टिंग। तो एक्वेरियस विल स्टार्ट, third cusp will start where second cusp ends. Second cusp ends at Aquarius 27 degree. So third cusp will start at Aquarius 27 degree. It is finishing at Aries 0 degree. तो आप बताओ एक्वेरियस में से शुरू हुआ, एक्वेरियस के बाद कौन सी राशि आती है? एक्वेरियस के बाद पीसीज आती है। तो ये पीसीज को पूरा निकल गया, हाँ, और खत्म किस पे हो रहा है? एरीज पे खत्म हो रहा है। एरीज पे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब एक्वेरियस के अंदर तो 3-3 साइन पड़ गई। हाँ। तो क्या हुआ, एक्वेरियस का रिमेनिंग कितना है? 30 - 27 डिग्री। सर एक बार रिपीट करेंगे से, ये समझ में नहीं आया कैसे। ओके, देखो तीसरा साइन एक्वेरियस पे शुरू हो रहा है 27 डिग्री पे। ओके, और ये खत्म हो रहा है मेष राशि के 0 डिग्री 32 मिनट पे। एरीज का जरा सा हिस्सा आ गया इसके पास। तो एक्वेरियस से शुरू हुआ। स्पाइसेस कहाँ चला गया सर? अरे कहाँ चला गया तो इससे क्या मतलब है? अभी आप ये समझो ना, इसका साइज एक्वेरियस पे शुरू हुआ और ये एरीज पे खत्म हो रहा है। तो ये क्योंकि इसका साइज 30 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। ओके, ये बीच में आ गया ना एक्वेरियस के। देखो आप इसको पूरा सुन लो सचिन जी, फिर आप समझोगे जी। तो एक्वेरियस का कितना बचा हुआ है? 30 डिग्री में से मैंने 27 17 घटा दिया, तो 2 मिनट तो एक्वेरियस के हो गए। ओके,
और पूरा पीसीस इसके अंदर समा गया, तो पाइसिस का तो पूरा 30 डिग्री लिखूंगा ना मैं। एक्वेरियस का से शुरू हुआ, एरीज पे खत्म हो गया, एक्वेरियस के 2 डिग्री प्लस पाइसिस के 30 डिग्री प्लस एरीज का 0 डिग्री, इसी को तो मिलकर एक्वेरियस बना है। मुझे बताओ एक्वेरियस कौन कौन से साइन को मिलकर बना है, ये बताओ। सर पहले तो खुद एक्वेरियस है, फिर नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि जो थर्ड वाला कस्प है ये कौन कौन से साइन को मिलकर बना है? Aquarius, Pisces, Aquarius, and Pisces and Aries. तो जब ये एरीज पे खत्म हो रहा है, एक्वेरियस पे शुरू हुआ है, तो इसका मतलब पाइसिस के 30 डिग्री इसके बीचों बीच आ गए ना? यस सर। है ना? क्लियर हो गया ना सचिन? अब क्लियर हो गया ना? तो क्या हुआ, एक्वेरियस के 30 में से 27 गए 2 डिग्री प्लस पाइसिस के 30 डिग्री, और एरीज का कितना हिस्सा है? 0 डिग्री 32 मिनट। तो हाँ, तो इन तीनों को मैंने जोड़ दिया, तो टोटल साइज कितना हो गया? 30 degrees 15 minutes 13 seconds. ओके, वेरी गुड। तो अब ये बताओ, थर्ड हाउस में 3 साइन पड़ रहे हैं, एक्वेरियस, पीसीज, एरीज, तो मैं कौन सा लॉर्डशिप किसको दूं? एक्वेरियस को। एक्वेरियस को, क्योंकि थर्ड हाउस एक्वेरियस से शुरू हो रहा है। कहीं आएगा सर एक्वेरियस? क्या जी हाँ, क्या कह रहे हो बीना जी? हाँ सर एक्वेरियस का ही आएगा सर। हाँ यस एक्वेरियस से शुरू हो रहा है, तो थर्ड हाउस की ओनरशिप एक्वेरियस को मिलेगी। तो थर्ड हाउस में मैं कौन सा नंबर लिखूं? 11। तो अगर आप इस चार्ट को देखते हो, इस चार्ट को देख रहे हो, तो हमने ये नंबर लिख दिया ना, 9, 10, 11, इसको आप सब समझ गए ना? यस सर। जी सर। ओके जो जिससे शुरू होता है वही लिखना है ना? हाँ, जिस राशि से शुरू हो रहा है वही नंबर लिखना है। वही लिखना है, ओके। सर ये जो कस्ट डिटेल है सर, वो कहाँ से मिलेगी? सॉफ्टवेयर में मिलेगा सर, जैसे अभी आपने शो किया? क्या सर जो भी आपने कस्ट डिटेल बताया है कि जो कभी कस्ट मिलेगा एक्सेल से चल जाए, तो ये सर ये कहाँ मिलेगा? अगर हमें ये तो मैंने बहुत मैनुअली बनाया है बैठ के आपको समझाने के लिए, ये सॉफ्टवेयर से नहीं आता, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक्सेल शीट में बनाया। ओके, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। बट ये बहुत हेल्पफुल है सर, ये जो आपने बनाया है एक्सेल अभी शीट। मैंने हाँ देखो, अभी आप बहुत हेल्पफुल है, अभी आप चौथा पे समझाऊंगा, अब आप समझोगे कि वो कहाँ गायब हुआ था। ओके, अब आप देखो, ये एरीज पे खत्म हो रहा है। अब आप चौथे नंबर पे देखो, चौथा हाउस कहाँ से शुरू होगा? जहाँ पे थर्ड हाउस खत्म हुआ है। एम आई राइट? यस सर। थर्ड हाउस कहाँ पे खत्म हुआ है? एरीज के 0 डिग्री पे। तो एरीज का 0 डिग्री पे खत्म हुआ, और नाउ यू सी, ये एरीज पे शुरू हुआ, ये एरीज पे खत्म हो गया, ये अगले साइन तक भी नहीं गया। तो एरीज के 0 से शुरू हुआ, एरीज के 27 पे खत्म हो गया, 41 पे। तो चौथे घर का साइज कितना हो गया? 27 डिग्री 41 मिनट में से 32 मिनट घटाऊंगा तो 27 डिग्री 9 मिनट आया। तो एरीज मेष राशि तो मेरी बहुत छोटी निकली। हाँ। कितने साइज की निकली? 27 डिग्री। और तो चौथे घर में कितनी राशियां पड़ रही हैं? एक ही राशि 1। तो कौन सी राशि से शुरू हो रहा है? 1 एरीज। तो चौथे घर में मैं कौन सा नंबर लिखूंगा? 1। मेष 1 लिखूंगा। तो इसलिए आप देख रहे हो ना, पिछले में तो लिखा था मैंने 11, 12 पाइसिस पूरा का पूरा अंदर ही समा गया, इसके एरीज के अंदर ये खत्म हो गया, और चौथा घर एरीज पे शुरू हो गया, तो चौथे पे मैंने 1 लिख दिया। तो क्या हुआ हमारा कि तीसरे पे तो मैंने 11 लिखा था, पर चौथा घर क्योंकि एरीज में शुरू होता मुझे 1 लिखना पड़ गया। तो अब मुझे कस्पल चार्ट में लग रहा है 12 गायब हो गया, पर क्या 12 गायब हुआ है? अब आप समझ सकते हो, अब तो आप समझ जाओगे। अब हम समझ गए ना कि ये तो भैया थर्ड हाउस में समा गया, थर्ड हाउस में जी है ना। सर एक क्वेश्चन, एक और चीज बता दूं फिर पूछ लेना। अब थर्ड हाउस हमारा पाइसिस से शुरू, एरीज से शुरू हुआ, एरीज के 27 पे खत्म हो रहा है ना।
हाँ सर। जी तो बड़ा हो गया। तो नहीं, छोटा हो गया ना चौथा घर तो। हाँ वैसे हाँ तो अब आप पांचवा घर देखो, पांचवा घर भी फिर कहाँ से शुरू होगा? 27 डिग्री 42 से शुरू होगा ना, जहाँ पे चौथा खत्म हुआ है। हाँ सर। तो फिर पांचवे पे भी मुझे एक ही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ, पांचवा एरी घर से। भी एरिस से शुरू हो रहा है। जी सर। So that why one is repeated in house number 4 and house number 5. So is that clear to everybody? यस सर। यस सर यस तो सर। ये कसफल चार्ट है, दिस इज वेरी ट्रिकी। ये आप बहुत एक्सपीरियंस कसफल चार्ट वालों से भी पूछोगे तो वो चकरा जाते हैं, उनके समझ में नहीं आता 12 कहाँ भाग गया, एक दो बार क्यों आ रहा है। पर अब आप इसको समझ गए, अब आपको ये चीज कुछ करनी नहीं है। सर बस एक कंफ्यूजन है, आपने बहुत बेहतरीन समझाया सर। हाँ। और आई एंजॉयड इट सर। बस एक कंफ्यूजन है कि हाँ। सर जैसे एक जो राशि होती है उसकी वैल्यू 30 डिग्री होती है, हाँ। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ज्यादा कैसे हो जाता है? आई मीन कहते हैं जैसे कि एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग जो है और एंडिंग पॉइंट 30 डिग्री से ज्यादा कैसे हो जाता है उसका? जब 30 नहीं डिग्री देखो, रहती है। राशि तो का साइज तो 30 रहेगा, राशि का नहीं बदलता। ये जो हाँ। 12 भाव होते हैं, 12 भाव भी बराबर नहीं है, कोई भाव बड़ा है कोई छोटा है। ओ ठीक है ठीक है। भाव छोटा बड़ा, राशि छोटी बड़ी नहीं है। हाँ सर अब क्लियर। मेष राशि 30 डिग्री की है, पर ये जो कुछ भाव होते हैं वो छोटे बड़े हो जाते हैं। क्या बात है सर, बिल्कुल। दिस इज ऑल एस्ट्रोनॉमिकल थिंग एक्चुअली। सर क्योंकि साइड से इट इज बल्जेस आउट और ऊपर से सप्रेस हो जाता है। तो जो मेष की राशि है वो 2 घंटे नहीं रहती, वो कम टाइम के लिए उदित होती है। ठीक है सर, ये जो पाइसेस इसमें मर्ज हुआ है थर्ड हाउस में, इसमें जो इसकी पाइसेस का जो अपना जुपिटर है, हाँ। उसका इन्फ्लुएंस इस हाउस पे आएगा या नहीं आएगा? नहीं उसमें नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, जैन साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब भाव चार्ट में आप देखो तो बृहस्पति की जिम्मेदारी कम हो गई, बृहस्पति 12 तो गायब हो गया, सिर्फ 9 नंबर दिख रहा है मुझे। तो इस चार्ट के अंदर जो भाव की लॉर्डशिप है, जुपिटर की लॉर्डशिप सिर्फ लगन को मिली है, वो 12 गायब हो गया, क्योंकि थर्ड हाउस की जो ओनरशिप है वो तो सैटर्न को मिल गई। तो जैन साहब जुपिटर का तो कार्यभार कम हो गया, पर उसका लोड मार्स किस, को अब 3 हाउस मिल गए, पर मार्स का कार्यभार बढ़ गया है ना। मार्स 3 हाउस पे इन्फ्लुएंस करेगा। मार्स तो 3 हाउस का लॉर्ड बन गया, जुपिटर एक ही घर का लॉर्ड है, तो जुपिटर का कार्य मार्स कर रहा है ना। सर यही मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि अगर इसमें जो मर्ज हो गया उसके लॉर्ड का क्या होगा? उसके लॉर्ड का कुछ नहीं होगा, बस अब ये है कि जुपिटर को एक ही हाउस की जिम्मेदारी है, जुपिटर का काम आसान हो गया, उसके मजे आ गए। ठीक है। और सर आप ये कहना चाहते हैं कि वैदिक वाले जो हैं वो जुपिटर का असर 4th हाउस का भी बताएंगे, पर केपी वाले 4th हाउस का नहीं बताएंगे, ऐसा? नहीं विमी जी, ये जो चलित चार्ट यूज करते हैं ना, और जो चलित चार्ट भी वैदिक में भी 2 तरीके के होते हैं, जिसमें भाव को बराबर साइज का मानते हैं श्रीपति, और एक होता है दूसरा जिसमें भाव को छोटा बड़ा मानते हैं। तो वैदिक में भी 2 तरह के चलित चार्ट होते हैं, एक भाव छोटा बड़ा, एक बड़ा। तो छोटे बड़े वाले में भी गायब होते हैं, पर वो वैदिक में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ओके। ठीक है, बस अब एक थोड़ी सी चीज और हमारी रह गई। क्या रह गई? इसके अंदर प्लैनेट कैसे बैठेंगे ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, पर यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल, तो यू विल अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर हमें मून को, अभी मैं सन को नहीं ले रहा, मैं मून को ले रहा हूं। अब मुझे मून को इसमें बिठाना है, तो अब आप देखो, हमको देखना पड़ेगा कस्प स्टार्ट कहाँ हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है। तो जिस कस्प से शुरू हो रहा है हम प्लैनेट को देखेंगे, उस कस्प की डिग्री से छोटा है तो पिछले हाउस में जाएगा, कस्प की डिग्री से बड़ा है। अब आप इस चीज को देखो, जैसे कस्प 2 एक एग्जाम्पल लो, कस्प 2 19 डिग्री से शुरू हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो अगर कोई प्लैनेट की डिग्री कैप्रिकॉर्न के 19 डिग्री से कम है तो वो कस्प 1 में जाना चाहिए ना। यस सर। और 19 से ज्यादा है तो वो 2 में चला जाएगा। तो अब देखो मून है, मून एक्वेरियस में 17 डिग्री है,
ओके, Aquarius में 17। मून एक्वेरियस में 17 डिग्री है। ओके, अब मुझे कसफल चार्ट में मून को बैठाना है। सेकंड हाउस में जाएगा वो। सेकंड भाव, सेकंड हाउस। तो मून देखो एक्वेरियस का 17 डिग्री है। अब ये एक्वेरियस देखो, अब ये एक्वेरियस में 17 डिग्री से छोटा है या बड़ा है? वो बड़ा है, तो 17 डिग्री छोटा है। छोटा है तो वो कहाँ चला गया? दूसरे घर में, मून। तो क्या आपने क्या देखा? तो व्हाट यू हैव सीन संदीप जी, मून राशि चार्ट में तो थर्ड हाउस में था, यहाँ खिसक के दूसरे में चला गया। यस सर, यस सर। धर्मेंद्र जी, पीछे के घर में वॉइस आ रही है सर, कहीं से बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। अब देखो आपके सामने मैं कितनी बार सबको बोल चुका हूँ, सब लोग ध्यान नहीं रखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अपने को म्यूट कर लीजिए एवरीबॉडी। तो आपने ये चीज चले चार्ट में विम्मी जी देखी होगी, वैदिक में प्लानेट आगे पीछे खिसक जाते हैं ना। यस सर। तो उसमें भी तो भाव मध्य होता है ना, तो भाव मध्य में उसमें भी इसी तरीके से आगे पीछे खिसकते हैं। सब लोग जो जानते हैं वैदिक को चले चार्ट में देखते होंगे, प्लानेट 12वां प्लानेट कभी 1 में आ जाता है, 1 वाला 12 में। तो वो जहां से भाव आरंभ हो रहा है उससे अगर छोटा है तो पिछले में, भाव आरंभ से ऊपर है तो अगले में। तो इस तरीके से इसमें प्लानेट बिठाए जाते हैं। एक आप जुपिटर को भी देख लो, जुपिटर कितने डिग्री है लिब्रा में? लिब्रा में है सर 6 डिग्री 59 मिनट 41 सेकेंड। तो लिब्रा मेरा कहाँ पड़ रहा है? लिब्रा ये रहा, ठीक है। तो लिब्रा है मेरा कितना आया था, सॉरी 6 डिग्री। ओके, तो ये इससे ऊपर है तो ये इसमें पड़ेगा, तो ये इधर चला जाएगा ना 10वें घर में। देखो 0 डिग्री से बड़ा है ना, 27 से नीचे है, तो क्या हो गया, ये 10वें घर में चला गया। भाई लिब्रा है ना, लिब्रा में ये 0 डिग्री 31 मिनट से पे खत्म हो रहा है। ओके, और ये 6 डिग्री का है ये इसका, तो ये हमारा ये खिसक जाएगा। सेम वे सारे प्लानेट आप ले लोगे, आप इसको ले लो, कौन सा प्लानेट है, वीनस को ले लो। वीनस कितना, कैप्रिकॉन में 20 डिग्री। कैप्रिकॉन कितना पड़ रहा है? कैप्रिकॉन 19 डिग्री है, तो देखो ये 19 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। थर्ड हाउस, तो ये थर्ड हाउस में चला गया, तो थर्ड हाउस में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको, तो जो इसको समझ गए हैं वो उसका बहुत अच्छा है, जो थोड़ा कम समझे हैं उसको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। और हमको ये मैनुअली करना नहीं है, कसफल चार्ट में प्लैनेट सब बने बनाए आते हैं, बट ये क्या है, हमको क्यों समझना है। आप देखोगे मून या थर्ड हाउस में आ रहा है या सेकंड में आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ये चीज अब हम समझ गए हैं। तो कल को हम देखेंगे तो हमें झटका नहीं लगेगा, अरे ये क्या हुआ, मून वहां से यहाँ कैसे आ गया। ओके सर, इट मींस कि वो डिग्री से अगर कम है तो वो प्लेनेट पीछे जाएगा, अगर वो डिग्री से ज्यादा है तो उसी में रहेगा। दैट मींस तो अगले में यस यस बिल्कुल ठीक, विमी जी एकदम 100% सही समझा। तो आज हमने ये चारों चीजें समझ ली ना बेहतरीन तरीके से, ठीक है। यस। और आप लोगों ने बहुत अच्छा समझाया, तो आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि मैं समझाऊं लोग समझ जाए तो आई बिकम वेरी हैप्पी, ठीक है सर। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं सर। यस सर। अब ये ना देखो, अब एनालिसिस तो आप लोग कर ही लोगे, पर क्या है, असली एस्ट्रोलॉजर जो है जिसको इन और आउट सब पता होते हैं। अब जब हमें इन और आउट नहीं पता होगा तो मैं उसको कहता हूँ बिना फाउंडेशन की बिल्डिंग होती है, वो कभी भी गिर जाती है। ही कैन नेवर बिकम अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। और मैं अपने स्टूडेंट से ये भी कहता हूँ, सब कुछ सीख लोगे उसके बाद भी 80% एस्ट्रोलॉजर बनोगे, 100% एस्ट्रोलॉजर कभी भी नहीं बनोगे पूरा सीखने के बाद भी। अब आप कहोगे कि आपने ये क्या करा, बीच में छोड़ दिया। कोई भी नहीं पढ़ा सकता 100% एस्ट्रोलॉजी। 20% एस्ट्रोलॉजी आपको खुद ही करनी है, अपनी कॉमन सेंस से, अपनी देश काल पात्र की समझ से, अपनी इंट्यूटिव पावर से, अपनी कनेक्टिविटी विद स्पिरिचुअलिटी से, वो भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों की एक क्लास कराऊंगा फ्री में मेडिटेशन की। जितना मेडिटेशन करोगे, जितना एनलाइटमेंट को जागृत करोगे, कुंडली जागरण की तरफ बढ़ोगे, वो तो बहुत एडवांस स्टेज है, पर मोर यू मेडिटेट, मोर पावरफुल एस्ट्रोलॉजर यू विल बिकम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज ए डिवाइन साइंस, दिस इज नॉट फिजिक्स और केमिस्ट्री।
न्यूटन का लॉ है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर जगह लगेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसके अंदर ये जो रूल है, ये रूल नहीं है, ये गाइडलाइन है। इसके अंदर हर कॉम्बिनेशन का दे दिया जाता है कि ये रिजल्ट मिल सकते हैं एक्सट्रीम पे। जैसे कहते हैं कि गज केसरी योग है, चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में बैठा है ना, दो गेज कसरी हो गए, ऐसा जातक राजा बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो राजा बन गया, गज केसरी योग वाले रिक्शा चलाते फिरते हैं, ओके। पर क्या है, जिसकी जातक की जन्म कुंडली में गज केसरी हो गए, वो राजा बनने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वो राजा देश का राजा नहीं बनेगा तो वो जिस कम्युनिटी का है रिक्शा वालों का राजा बन जाएगा, ओके। तो लोग क्या है उसे लिटरली लेते हैं, कहते हैं तो गज केसरी हो गया, राजा नहीं बना। तो एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमको अपनी सोच को लाना होगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं आज का समाप्त कर रहा हूं, और अगले सेशन में वी विल अब नाउ हमारा मैथमेटिकल पार्ट। जो लोग मैथमेटिक्स में अपने को बहुत कंफर्टेबल नहीं पाते हैं, उनके लिए ये राहत की खबर है कि मैथमेटिकल पार्ट अब पूरा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम तो सीधा हम लोग अब क्या करेंगे, सिग्निफिकेटर देखेंगे। अब सारी प्रेडिक्शन हमें सिग्निफिकेटर से करनी है, ओके। और रूलिंग प्लैनेट पकड़ेंगे। अवर मैथमेटिक्स इज ऑल ओवर, एस्ट्रोनॉमी इज ऑल ओवर। Now we will collect some more information, then we will move toward the prediction, okay. So with that I am closing today's session, and we will meet again on Friday evening. Yes सर, सॉफ्टवेयर वाले का नंबर दे देंगे आप, तो फिर सॉफ्टवेयर वाले का, हाँ वो मैं एक बार आपको उसको एक बार देखना चाहूंगा असल में। हाँ सर मैं ट्रू एस्ट्रोलॉजी है वही यूज कर रहा हूं। अभी सब लोग अपने को म्यूट रखें, जिसको क्वेश्चन पूछ रहा है वही बोले। बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है, मैं अभी कर दूं यार, पहले सबको मैं म्यूट करूं, एक सेकंड दो। दिस इज वेरी बैड। हाँ जी बोलिए, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ पूछिए। सर मेरे पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी, आई एम यूजिंग दैट, और आप उसी से करें तो सर आई एम कंफर्टेबल विद ट्रू एस्ट्रोलॉजी बस मैं इस सेशन में और एक में यूज करूंगा। ट्रू एस्ट्रोलॉजी सिर्फ बिगिनिंग के लिए 2-4 चीज दिखाती है, एडवांस नहीं है। दिस इज वेरी बेसिक। इट विल, जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी देन यू विल फाइंड योरसेल्फ हैंडिकैप्ड। ये ज्यादा हेल्प नहीं करता है। आपको बीटीआर करना है, ट्रांजिट देखना है, तो इसमें ये हेल्प नहीं करता, ओके। तो सर आप ही बता दीजिए ना कौन सा सॉफ्टवेयर, और वो नंबर भी शेयर करें। एस्ट्रो कुंडली, वो दैट नंबर आई विल शेयर नेक्स्ट टाइम। आई विल ओपन द एस्ट्रो कुंडली सॉफ्टवेयर, आप लोग उसको देख लोगे। वो बहुत पावर, देखो इसकी कॉस्ट है 7,500, 7,000 या 7.25 का दे देता है। दूसरी सॉफ्टवेयर है वो 9,000 की है, पर मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए नेगोशिएट किया हुआ है, तो वो मिलेगी आपको 8,000 की। पर 8,000 वाले में पूरा वैदिक और पूरा केपी कवर्ड है। इफ यू वांट टू टेक ओनली केपी वाला पार्ट, वो मिल जाएगा आपको शायद 7,000 का या 7.5, वो कम का है, 6.5 या ऐसी कुछ का है, ओके। तो इसमें 2 वर्जन है, वन इज प्योर केपी एंड वन इज केपी प्लस वैदिक, ओके। तो एक 8,000 का है, एक शायद 6, 6.5 या कुछ का है, दैट आई विल हैव टू चेक, ओके। तो मैं आपको दिखा दूंगा, आपको जो चाहो ले सकते हो। सर फोन पे कोई ऐप नहीं है ऐसा जो फोन पे खुल जाए? फोन पे एस्ट्रोसेज और केपी कुंडली है ना? हाँ सर, क्योंकि अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं, नो इशू एट ऑल। आप शुरू में हाँ हाँ सर, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। हाँ हेलो, हाँ डिस्कस किया था कि एक है सर प्लानेटरी पोजीशन और एक है कस्पल पोजीशन, ठीक है। तो प्लानेटरी के साथ जो अटैच जो चीज है वो है आपको राशि चार्ट, और कस्पल के साथ है भाव चार्ट। ये दोनों का ये दोनों का एक टाइप से आपका ये है, मतलब पेयर, जैसे पेयर तो नहीं बोलेंगे बट है। नहीं सही, बिल्कुल सही समझा आपने झा साहब। हाँ, तो इसमें सर हम लोग जैसे केपी के अंदर में कस्पल पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, कस्पल पे और भाव चार्ट पे, रादर देन प्लानेटरी पोजीशन और राशि। तो प्लानेटरी नहीं, प्लानेट पोजीशन तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये इनपुट है, इससे वो आएंगे। देखो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, कोई चीज ज्यादा है कोई कम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कम वाली इंपॉर्टेंट इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन नॉट इग्नोर। जब राशि चार्ट देखना है तो भैया देखना ही है। हाँ, तो इसमें सर ऐसा है कि प्लानेटरी पोजीशन जो है वो मतलब उसको देखेंगे इनपुट के तौर पे, और ये है आउटपुट के तौर पे, ये कस्पल और भाव चार्ट। और आपको दूसरी बात ये है सर कि
जो कस्पल जैसा कि सर मैंने कस्पल में फोकस करते हैं जंक्शन के ऊपर में, जैसे कि ये इतना ये जंक्शन बेस्ड है और ये आपका ब्रॉड बेस्ड है सर, ये प्लांटरी ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, आप काफी कुछ तो सही समझ गए हो, बाद की लाइन थोड़ी सी वो समझ में नहीं आई। आपने जो पहले समझाया तो वो तो बिल्कुल ठीक समझा। तो दूसरा वाला ये कस्प के बारे में है कि कौन सा भाव कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म है, ठीक है, और कौन से कस्प में कौन से प्लानेट बैठे हैं। पहले में वो प्लानेट दिखा रहा है कि प्लानेट की पोजीशन क्या है और प्लानेट बैठे कैसे हैं, राशि चार्ट में कैसे बैठे हैं और भाव चार्ट में कैसे बैठे हैं। तो ये तो टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म से ज्यादा समझ में नहीं आता। इसी को क्या करते हैं हम लोग जब चार्ट में बनाते हैं, तो अब मुझे एकदम दिख रहा है ना, मार्स पहले घर में, जुपिटर 10वें घर में, पूरा नक्शा मुझे दिख रहा है ना एक झटके में। और यहाँ पे मुझे बार बार देखना पड़ेगा, तो चार्ट बिकम इजी टू रेफर एंड टू इंटरप्रेट। ओके, अच्छा, मतलब ये सर एक दूसरे के सर पूरक है, ये प्लांटरी और कस्पल। पूरक। अभी ये शब्दों में, शब्दावली में फंसने से कोई फायदा नहीं है ना। पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री है, ये है वो, उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। आपको मैंने क्या बताया, कस्पल चार्ट है, कस्पल चार्ट में आपको रेफर करने में आसान है, इससे पता नहीं। हाँ, प्रेडिक्शन में ये चलित चार्ट इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू राशि चार्ट। और यस सर जैन साहब, इन कृष्ण पूर्ति पद्धति 99% वी विल सी भाव चार्ट, 99%। सर ये भाव चलित जो बोलते हैं यही है ना सर, भाव चार्ट? हाँ, इसको 4 नाम है, समझ लो, इंटरचेंजेबली कहते हैं। भाव चार्ट, चलित चार्ट, निरायन चलित चार्ट, कस्पल चार्ट, सब कुछ यही है। और राशि चार्ट को राशि चार्ट, लग्न चार्ट और D1 3 चीज कहते हैं। ओके, यही अगर वैदिक होता तो ये भाव चार्ट नहीं बनाता, यहीं तक रह जाता क्या सर? वैदिक में क्यों जा रहे हो यार, वैदिक में जाओगे तो इतना बड़ा जंगल है, भटक जाओगे। वैदिक में तो ये क्या, वैदिक में तो 16 चार्ट और बनाता मैं। वैदिक में तो 2 भी नहीं बनते, 16 चार्ट और बनते डिविजनल। उसके बाद में चंद्र कुंडली भी बनाता, सूर्य कुंडली, घटी चक्र, विघटी चक्र। तो उस पेड़ के आम क्यों गिन रहे हो जिनको हमें भी खाना नहीं है। अभी केपी का समझो, ठीक है, तो केपी के अंदर हमें ये 2 ही चार्ट यूज करने हैं। ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? और अदरवाइज कैन आई से गुड नाइट एंड एंड द सेशन? Yes sir, good night. Okay जी, गुड नाइट एवरीबॉडी। वी विल मीट ऑन फ्राइडे। मेडिटेशन कब सिखाओगे? मेडिटेशन मैं नहीं, हमारी एक जानने वाली है, उनको मैं अपना एक सेशन करा देता हूँ लोगों को, क्योंकि मेडिटेशन की पावर बहुत है एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। कई बार इतने सारे कॉम्बिनेशन आते हैं कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब कुछ लगा दिया। अब उसमें से जिसका इंट्यूशन कनेक्टिविटी सही है, आपके मुंह से अपने आप ही वही चीज निकलेगी। ओके, तो हम उस चीज को भी समझेंगे। एक सेशन में फ्री में कराऊंगा आपका। ओके, सबका कराऊंगा, ठीक है। तो with that I am signing off and we meet on Friday. Okay. ये एक्सेल का हमारे को कुछ उसका शीट कुछ देंगे क्या सब, उसका फॉर्मेट? किसका जी? जरूरत नहीं। किसका? ये एक्सेल की शीट आपने खुद ने बनाई है? हाँ, ये मेरा, देखो मेरे नोट्स है, ये मैं आपको वीडियो दे दूंगा, पर ये मैं वैसे शेयर नहीं करूंगा। ओके, तो आपको वीडियो में तो मिल ही जाएगा ना, कोई वरी नहीं है। ठीक है, ठीक सर। ओके सर। ओके जी, ओके, गुड नाइट।